ऑन है वो म्यूट कर ले, इट्स बेटर। ओके, सो सबसे पहले तो सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? अगर किसी को आवाज़ में कोई इशू है या किसी भी चीज़ के अंदर कोई इशू है, सो दे कैन रेज हैंड एंड इवन चैट में बता सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन and welcome to our Erasmus Mundus webinar session. My name is Mohammad Musab Khan from Maverick Scholarship and Consultancy, and I am your host today. And this session is organized in collaboration with LACOM International. LACOM International एक हमारे पास बहुत ही पाकिस्तान का लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो मेंटोरशिप, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को फॉर देयर स्टडी अब्रॉड एंड टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। एंड अगर बात करी जाए मैवरिक स्कॉलरशिप की एंड कंसल्टेंसी की, तो वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम 2021 विद द एम कि हम लोग स्टडी अब्रॉड का अपॉर्चुनिटी सबके पास लेके जाएं, बिकॉज वी नो वी आल्सो गेट स्कॉलरशिप एंड नाउ वी आर सेटल इन यूरोप, आवर होल टीम, एंड वी नो कि एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर एक जो हमारे पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी कमी है, और स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली है वो स्टडी अबाउट का ड्रीम तो देखती हैं लेकिन कभी भी उसको पूरा करने के लिए पहुंच नहीं पाते, या तो उनके पैसों की कमी होती है या फिर उनके पास गाइडेंस की कमी होती है। तो हमारा एम यही है कि हम स्टूडेंट्स तक वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके जाएं जो स्कॉलरशिप के साथ हैं या मिनिमम बजट के साथ हैं। तो इसी एम के साथ हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, और इसी एम के साथ हमने लॉकॉम से कोलैबोरेशन करी और हम वेबिनार सीरीज लेके आए हैं इस साल, जिसमें सबसे पहला हमारा सेशन होने जा रहा है आज, जिसमें वी टॉक अबाउट इरास्मस मुंडस। एंड हमारे जो स्पीकर्स हैं वो खुद इरास्मस स्कॉलर्स हैं एक्स, वो आपके साथ अपनी इनसाइट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किस तरह आप भी इरास्मस की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है यूरोप के अंदर, एंड लास्ट 3 साल से पाकिस्तान के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं जो स्कॉलरशिप का अवेल कर रहे हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक Abdullah Ismail, our team member and ex-Erasmus scholar, to start your presentation. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू मुसब फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। और मैं जो हूँ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैवरिक स्कॉलरशिप कंसल्टेंसी को एज अ एडमिन ऑल्सो, और ऑल्सो आज जो है वो इस जो हमारा सेशन है उसको एज अ स्पीकर भी मैं यहाँ पे आपके साथ मौजूद हूँ। और मेरे साथ जो है वो ज्वाइन किया हुआ है जोल ने, जो कि हमारे दोस्त हैं और इरास्मस पे वो भी आए थे। तो हम जो है आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के हवाले से, और हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि आप लोगों को जो है वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। अगर किसी को आवाज़ ना आए या कोई मसला हो तो वो चैट में जो है फ़ौरन से बता दे, ठीक है? तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को और साथ में आपसे जो है वो डिस्कस करते हैं इरास्मस मुंडस के बारे में। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो जाए। अच्छा, मुझे आप बता दीजिएगा कि स्क्रीन आ रही है सबके सामने? 1 मिनट सर। आ रही है, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है क्या। तो बेसिकली ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक इरास्मस मुंडस एसोसिएशन है, और ये जो फंडिंग दी जाती है ये यूरोपियन यूनियन की वजह तरफ से दी जाती है, जिसमें बहुत सारे
कंट्रीज हैं, यूरोप के शेंजन कंट्रीज हैं, जो मिल के इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो फंड करते हैं। और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हम इसमें मास्टर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन इरास्मस के अंदर जो है यहाँ पर यूरोप में मैट्रिक लेवल से लेकर पोस्ट डॉक तक जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जिसमें ये लोग एक दूसरे के कंट्रीज़ विजिट करते हैं, वहाँ पे कुछ टाइम गुजारते हैं, सेमेस्टर एक्सचेंज करते हैं, पूरी डिग्रीज़ करते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इरास्मस का एक फंडिंग का नेटवर्क है। तो मेरा नाम अब्दुल्ला इस्माइल है, मैंने बता दिया, और मैं 2020 में जो है सिलेक्ट हुआ था इरास्मस मुंडस में। 2020 से 22 का जो प्रोग्राम था QL इमकाल बेसिकली इसका नाम है, क्वालिटी इन एनालिटिकल लैब। ये मास्टर्स है, मास्टर्स का नाम है, और इसमें जॉइंट मास्टर डिग्री होती है। एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में आप जो है अपनी जो डिग्री स्टडी होती है उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं जो है वो नॉर्वे और पुर्तगाल में मैंने स्टडी किया और पुर्तगाल में इसको एंड किया। जी हेलो, कुछ कह रहे हैं? मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये बाकी का नहीं नजर आ रहा, ठीक है? अगर कुछ होगा तो मुझे इंटरप्ट कर लेना। ठीक है जोल? जी जी, मैं आपको बता दूंगा। अभी काइंडली आप स्लाइड ओपन कर लें। ओके ओके जी। तो अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हाँ जी, पुर्तगाल में मैंने स्टडी फिनिश की है और करंटली मैं स्टिल पुर्तगाल में हूँ, और मैं जो है वो PhD कर रहा हूँ यहाँ से। वो भी जो है वो फंडेड है। और जोल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपना इंट्रोडक्शन मजीद करवाएंगे। एक्वाकल्चर प्रोग्राम से हैं, इस कंट्रीज में रहे, ये आपको जो है डिटेल में जो है बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो सबसे पहले आप मुझे थम्स अप दे दें अगर मेरी आपको आवाज़ ठीक आ रही है। ओके, थैंक यू। तो मेरा नाम जोएल जेविड है। तो मेरी जो इरास्मस जर्नी थी वो 2021 से लेकर 2023 तक थी। तो मतलब मैं अब्दुल्ला भाई का 1 साल जूनियर हूँ। तो मेरे जो प्रोग्राम कंट्रीज़ थे वो थे यूके, बेसिकली स्कॉटलैंड, फिर ग्रीस, फिर इंटर्नशिप मेरी थी पोर्चुगल में, और फिर फाइनली जो मेरे आखिरी 2 सेमेस्टर्स थे वो थे फ्रांस में। और मैंने बेसिकली अपनी डिग्री कंप्लीट की है फ्रांस में, और भाई अब्दुल्ला जो मुझे है ना, मेरी इंटर्नशिप के दौरान मुझे पोर्चुगल में मिले थे। तो फिर तब से ही मतलब हम कोलैबोरेशन में साथ हैं। तो उसके अलावा मेरा जो DVM पाकिस्तान से, यहाँ से युवास से, लाहौर से। तो इसके अलावा फर्दर आपको चीज़ें बताते जाएँगे, और होपफुली कि आप ये सेशन एन्जॉय करेंगे और काफ़ी कुछ इसमें से सीख के जाएँगे। थैंक यू। ओके जोल, शुक्रिया। अच्छा जी, मैं अपनी बैचलर्स बताना भूल गया हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर मैंने किया था, और थोड़ा टाइम हो गया इसको, क्योंकि मैंने 5-6 साल पाकिस्तान में जॉब की है, और जॉब करने के बाद मैंने जो है मास्टर्स पे मैं आया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कंटेंट डिस्कस करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इरास्मस मुंडस का, कि बेसिकली ये स्कॉलरशिप है क्या, डेफिनेशन वगैरह चीज़ें। उसके बाद आपको ऑफर क्या करती है, क्या-क्या चीज़ें इरास्मस मुंडस ऑफर करता है। थर्ड पे हम इसके प्री रिक्विजिट देखेंगे कि आपने अप्लाई करना है तो क्या-क्या चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। 4 पे रिक्वायरमेंट्स अगेन और डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद पोस्ट एप्लीकेशन सबमिशन वगैरह, और उसके बाद आपने क्या करना है और किन चीज़ों का ख्याल करना है, ये सारा कंटेंट हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। बड़ा कैजुअल सी डिस्कशन होगी, जिसका भी जो क्वेश्चन होगा वो ज़रूर जो है बीच में पूछ सकता है, जोल से, मुझसे, हम कोई भी इसको आंसर कर देगा। तो अच्छा जी, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। इरास्मस मुंडस, इसका नाम जो है वो बेसिकली एक डच स्कॉलर, ये नीदरलैंड के एक स्कॉलर हैं इरास्मस, उनके नाम के ऊपर ये रखा गया। और वहाँ पर एक इरास्मस यूनिवर्सिटी भी है नीदरलैंड में। और मुंडस जो है वो वर्ल्ड है। तो इरास्मस मुंडस एक प्रेस्टिजियस मास्टर्स प्रोग्राम है, जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में ऑफर किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि ये जॉइंट मास्टर डिग्री होती है, और इसमें मोबिलिटी जो है वो लाजमी है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही कंट्री में पूरी डिग्री खत्म कर लें, ऐसा इसमें हो ही नहीं सकता। मोबिलिटी लाजमी करनी होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका हर सेमेस्टर चेंज होता है, एक सेमेस्टर फ्रांस में, एक जर्मनी में, एक नीदरलैंड में, एक नॉर्वे में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक साल होता है और बीच में इंटर्नशिप कहीं और हो जाती है। और इसमें कुछ बाहर के भी कंट्रीज हैं, मतलब यूरोप के अलावा भी जापान भी लोग गए हैं इंटर्नशिप करने, कनाडा भी गए हैं। तो कुछ कोलैबोरेशंस हैं, लेकिन मेनली जो है वो यूरोप ही है। इसके अंदर यूके है,
आयरलैंड भी आ जाता है और उसमें तुर्की भी है और यूक्रेन भी है, इस तरह के रशिया के भी कुछ 2-4 प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है कि पार्टनर एंड प्रोग्राम कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो सबसे पहला वर्ड आएगा जी, आप प्रोग्राम कंट्री से हैं या आप पार्टनर कंट्री से हैं। तो प्रोग्राम कंट्री से वो होता है जो यूरोप में होगा इस वक़्त, सही है? जो मतलब जो यूरोपियन है वो अप्लाई कर रहा है या फिर वो यूरोप में रह रहा है, इसकी कुछ कंडीशंस है कि 2 साल से 1 साल से रह रहा है, वो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो वो जो है वो प्रोग्राम कंट्रीज़ में आते हैं। जैसा कि कोई पाकिस्तानी है, उसने बैचलर किया है यहाँ से और फिर वो इरास्मस में जाना चाह रहा है, तो वो प्रोग्राम कंट्री में आएगा क्योंकि वो यहाँ पे रह रहा है कुछ अरसे से। उसके बाद पार्टनर में जो है वो हमारे सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं आउट ऑफ यूरोप वाले, जैसा कि हम लोग हैं, पाकिस्तान है, इंडिया या जो भी हैं, हम लोग पार्टनर कंट्रीज़ में आते हैं। तो जब आपने अप्लाई करना है तो आपने पार्टनर को सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम की लेंथ ड्यूरेशन मेंशन की है, 120 क्रेडिट आवर्स इसके अंदर होते हैं, जो आपका 2 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है। इसमें कुछ थीसिस के होते हैं, कुछ इंटर्नशिप के होते हैं, कुछ आपकी थ्योरी होती है, मिला के टोटल जो है वो 120 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है जी। जोल, थोड़ा-सा कैटलॉग के बारे में बताइएगा। अच्छा, तो ये सबसे मेन चीज़ है कि जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिंक दिया गया है। लिंक जो है ना इरास्मस मंडस कैटलॉग है, जहाँ पे आपको 214 प्रोग्राम्स जो है ना अवेलेबल होंगे और ये आप किसी भी जो आपकी फील्ड है आर्ट से लेके सॉइल साइंसेस और इसके अलावा अगर वेटनरी मेडिसिन, ह्यूमन साइंसेस या पब्लिक हेल्थ, मतलब लॉ से लेके हर चीज़ इंजीनियरिंग आपके प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। तो एक तो ये चीज़ है और जैसे आप देख सकते हैं अभी ये लिंक ओपन किया है, उसी लिंक में तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स आ गए हैं। तो ये सर्टेन नेम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स। तो आप इसे क्लिक करेंगे तो इधर आपको फिर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो लेकिन मैं अभी भाई अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फ़िल्टर सेक्शन है ना, काइंडली आप उस पे आएँ, उस पे मैं थोड़ा-सा आपको ना गाइड कर दूँ। जी। जो इसी के दौरान इसी में ही कैटलॉग में फ़िल्टर सेक्शन है। हाँ जी। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका सर्टेन बैचलर्स है, तो या अगर आपका मास्टर्स भी है तो आप इस मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेकंड मास्टर्स के लिए दोबारा से, लेकिन वो आपका इरास्मस ना हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे कोई कीवर्ड डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, वो कंट्री का वो सेक्शन आएगा, आप उसे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप किस फील्ड में जाना चाहें, फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे मेंशन है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे साथ-साथ ये आ भी रहा है स्क्रीन पे। और उसके अलावा ये है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आप करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 90% प्रोग्राम्स है ना इरास्मस के, वो 2 इयर्स प्रोग्राम है। बहुत कम है कि जो 1.5 या फिर 1 ईयर प्रोग्राम हो। तो ये आपने सारे सिलेक्ट करने हैं, फिर वो देखेंगे कौन-सी फील्ड होगी। जैसे अभी भाई अब्दुल्ला ने केमिस्ट्री को सिलेक्ट किया, अगर वो सर्च करेंगे तो फ़िल्टर होके सारे केमिस्ट्री रिलेटेड समवट जो है ना प्रोग्राम्स आपको कैटलॉग पे शो होने लग जाएँगे। फिर फर्दर आप क्लिक करेंगे तो आप उसकी मेन वेबसाइट पे चले जाएँगे जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। ये यहाँ पे जो लिंक दिए हैं सिर्फ़ प्रोग्राम के बारे में बताया है कि कौन-कौन से प्रोग्राम इरास्मस में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप उस फर्दर लिंक को क्लिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, तो इसमें स्पेसिफिक प्रोग्राम आ गया एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है ना मास्टर्स करवा रहे हैं। जी। और ये यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है इसकी, देखें। हाँ जी, तो ये अबू अकादमी यूनिवर्सिटी ये फ़िनलैंड में है और इसी तरह जो है टर्कू और लियोन जो है, लियोन बेसिकली शहर है फ्रांस का। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेशन से एक इरास्मस प्रोग्राम जो है ना, वो मतलब कि कंडक्ट कर रही हैं, जिसमें आप सेलेक्ट होते हैं। तो आपका फिर हर सेमेस्टर या 1 साल आपका जो है ना मिनिमम 1 साल आपने एक कंट्री में मैक्सिमम सर्व करना होता है, या फिर जैसा मेरा था, मेरा हर सेमेस्टर ही डिफरेंट कंट्री में था। तो बेसिकली एप्लीकेशन ये कब स्टार्ट होती हैं? तो सितंबर में जो है ना सर्टेन प्रोग्राम्स जो है ना ओपन होना शुरू हो जाते हैं और कुछ अभी नवंबर में होंगे, कुछ अक्टूबर में होंगे। जैसे पब्लिक हेल्थ है, वो बिल्कुल अभी यूरोप ऑफ हेल्थ एक प्रोग्राम मैं देख रहा था, तो वो बिल्कुल अभी जो है ना वो ओपन हुआ है। तो डेडलाइन्स जो है ना प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है, क्योंकि कैटलॉग में आप प्रोग्राम सर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या डेडलाइन है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलेंगे। यहाँ पे हाथ खड़ा हुआ है किसी का, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। लाइबा जी। सुहेल आई थिंक सो। या फिर आप जो है ना चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिखते हैं, तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तो उसके साथ जो
उसके ऑपोजिट पार्टनर होंगे ना मेरे, जैसे भाई अब्दुल्ला हैं, वो आंसर कर देंगे। तो अगर आप अभी बोलना चाहें माइक अपना ऑन करके बोल लें, या फिर वो चैट बॉक्स या में। वैसे अपने पास सेव कर लें या एंड पे पूछ लें, कोई मसला नहीं। हाँ जी, एंड पे आप सबको मौका दिया जाएगा। तो चलें फर्दर मूव करते हैं कि अब इरास्मस मंडस हमें ऑफर क्या करता है। तो ऑफर करने से पहले मैं ये बताऊंगा, पहले इसकी एक कंडीशन थी कि आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, 3 प्रोग्राम से ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मेरे केस में था और अब्दुल्ला भाई के केस में था, तब तक जो 2021 तक जो कंडीशन थी ना, वो थी कि आपने मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई करना, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर ये रिवाइज हुई और अब आप जितने प्रोग्राम्स आपके रेलेवेंट हैं ना, आप कर सकते हैं। तो अब कोई इसमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी चीज है, आपके चांसेस इंक्रीज होते हैं स्कॉलरशिप अवेल करने में, क्योंकि अगर एक में नहीं हो रहा, दूसरे में नहीं, तीसरे में, इस तरह करते करते मतलब चौथा या 5वें में आप जो है ना एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऑफर क्या करता है। सबसे बड़ी चीज, इट्स लाइक अब्रॉड एक्सपीरियंस। पूरे यूरोपीय यूनियन का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत जबरदस्त है। खैर मैंने तो उसे बहुत इंजॉय किया। और उसके साथ जो है ना, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड इतना अच्छा है कि आपकी हर चीज कवर होती है, हाउसिंग से लेके ट्रैवलिंग और आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेसरीज से लेके जो है ना आपका फूड तक सब कुछ कवर होता है। और इनका स्टाइपेंड इतना जनरस है कि कुछ पीएचडी पोजीशन से भी जो है ना आपको ज्यादा स्टाइपेंड इसका दे रहे हैं, और वो अब रिवाइज हुआ है। तो मैं बताता हूँ कितना है। तो साथ साथ इसके जो है ना, ये एक और अच्छी चीज ऑफर करता है कि जॉइंट या मल्टीपल डिग्रीज ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल, अक्सर पाकिस्तान में देखें, आपने 2 साल का मास्टर्स किया तो आपको डिग्री मिल जाती है, वो एक सिंगल डिग्री होती है। लेकिन जैसे मेरे केस में भी है और अब्दुल्ला भाई के केस में भी है, हमें 2-2 डिग्रीज मिली हैं। मतलब 2 साल में 2-2 मास्टर्स की डिग्रीज। तो एक मुझे एनवायरमेंटल साइंसेस की मिली है और एक मुझे एक्वाकल्चर की मिली है सेपरेटली। तो इसके साथ जो है ना ब्रॉडर लर्निंग एक्सपीरियंस है। और मेरे एक प्रोफेसर कहते थे कि लर्निंग इज ऑलवेज आउट ऑफ द क्लासरूम। और जब उनकी बात ये मानी तो वाकई काफी कुछ सीखा है आउट ऑफ द क्लासरूम से ही। मतलब जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी से आप सारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जब आप ले करते हैं, तो इट्स सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और उसके बाद मोबिलिटी का, जैसे मैं भी और अब्दुल्ला भाई भी बता चुके हैं कि मिनिमम 2 कंट्रीज हैं, मैक्सिमम 4 to 5 भी हो सकती हैं। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी एनहांसमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि आप यूरोपियन क्वालिफाइड और सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल कर लें। यस हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जोल भाई, आ रही है आवाज अब। हाँ जी, बोलिए। चलें ठीक। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटी एनहांसमेंट है और उसके बाद जो है ना इंटरकल्चरल एक्सपीरियंस है। तो मतलब मेरे प्रोग्राम्स में वी वर लाइक 25 और हम 22 मुल्कों से थे। तो मतलब आपको फिर एक्सपीरियंस शेयर करने का बहुत चांस मिलता है। आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इसी तरह आपके साथ इंडियंस और बाकी मतलब क्लास फेलोज जो अमेरिकन, कैनेडियंस, अफ्रीकन कंट्रीज से और साउथ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से होते हैं। तो एक बड़ा ना क्लासरूम एनवायरनमेंट ही बहुत डाइवर्स किस्म का होता है, और आप काफी चीजें सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ किस तरह रहना है और किस तरह बातचीत करनी है। तो आपका ये जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो उसके साथ साथ ये कि ये इरास्मस मंडस यूनिवर्सिटीज जो है ना, उन्हें ही सिलेक्ट करता है, जो कि काफी क्वालिफाइड यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो आपकी डिग्री जो है ना वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज से आप जो है ना हासिल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जो फॉर एग्जांपल स्पेशल असिस्टेंस इसमें बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंड्स हैं जो मतलब के डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, ठीक है ना, फिजिकली, उनके लिए, या फिर कोई सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं फिजिकली, जो उन्हें लगता है कि मैं मतलब के रह जाऊंगा पीछे या रह जाऊंगी, मैं उस तरह से एजुकेशन हासिल नहीं कर पाऊंगी, ये उन्हें भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वंस यू मेंशन इन योर एप्लीकेशन, और यकीन करें नॉर्मल एप्लीकेंट से ज्यादा उन्हें सपोर्ट मिलती है। तो इसके साथ साथ मैं मोबिलिटी स्टाइपेंड के बारे में बताना चाहूंगा कि पर मंथ जो है ना 1400 यूरो मिल रहा है, विच इज रियली रियली बिग अमाउंट। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में इतनी आपकी मंथली इनकम नहीं है जितना ये आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं। एंड इफ यू मैनेज रियली इन अ गुड वे, आप ट्रैवल भी बहुत अच्छा कर लेंगे, सारी चीजें भी मैनेज कर लेंगे और पैसे भी बच जाते हैं। बट आई प्रेफर कि आप जितना हो सकता है चीजें एक्सपीरियंस करें। तो ये पूरा एक जो पैकेज है ना इरास्मस मंडस अपार्ट फ्रॉम मास्टर्स, तो ये आपको ऑफर कर रहा होता है।
and I hope so it sound fascinating. जी अब्दुल्ला. सर जी आपका माइक म्यूट है. अब्दुल्ला खान जी. ओके, अब ठीक है. जी 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 अब ठीक है. मैंने कहा जोल बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है. आउट ऑफ द क्लासरूम बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जिसमें खाना बनाना और पराठे बनाना और ये सब भी आ गया है. मैंने कहा जरा ऐड कर दूं. और मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे पहले कुकिंग बिल्कुल नहीं थी आती. आई वॉज जस्ट अ बॉय हु नेवर गॉट आउट फ्रॉम आवर रूम. मुझे अक्सर पेरेंट्स कहते थे घर से बाहर निकल लो. और फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पे खाना भी खुद बनाया और चीजें भी सारी खुद मैनेज करना सीखी. और लेकिन आपको साथ साथ ना प्रोग्राम्स की तरफ से सपोर्ट बहुत होती है, तो आपको मतलब कि काफी कुछ सीखने को मिलता है. और आई थिंक सो 1-2 दफा अब्दुल्ला भाई के साथ हमने खुद भी जो है ना ट्राई किया, खाना हमने पुर्तगाल में बनाया. सो इट वाज अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस टुगेदर. अच्छा, प्री रिक्वेस्ट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपने किस तरीके से इसको लेकर चलना है. तो पहली तो स्ट्रेटेजी मैं समझता हूँ यही होनी चाहिए कि आप जो है ना एक एक्सेल की अपनी फाइल बना लें, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप्स को टारगेट कर रहे हैं या कहीं पे भी आपने कोई कंट्रीज अपनी शॉर्टलिस्ट की हुई है कि भाई मैं इस कंट्री में अप्लाई करूंगा, तो आपने एक एक्सेल शीट बना लेनी है और उसमें जो है ना आपने उसको मेंटेन करना है कि भाई कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, उसकी डेडलाइन क्या है. क्योंकि अक्सर डेडलाइन डिफरेंट होती है. जो आपने लेटर्स रेफरेंस लेटर लेके सबमिट करने हैं, उनकी कई दफ़ा डेडलाइन डिफरेंट होती है. तो इन सारी चीज़ों को लेके चलना है, तो उसको आप जो होता जा रहा है उसको ग्रीन करते जाएँ. इस तरीके से ना एक एक्सेल शीट मेंटेन करें. एरास्मस के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो कैटलॉग आपने अच्छे से एक्सप्लोर करना है. ये जो ब्राउज़, जैसा कि हमने लिंक आपको शेयर भी कर दिया है स्लाइड में, यहाँ हम डाल देंगे. तो उसके अंदर तकरीबन 221 प्रोग्राम जो अभी मैंने क्लिक किया था तो शो हो रहे थे. तो यकीनन जिसकी जोन सी भी फील्ड है उसके 3 से 4 प्रोग्राम तो आराम से निकलेंगे. मेरा ख्याल है हमारे सेमिनार में फार्मेसी के काफ़ी लोग हैं शायद, तो फार्मेसी के कम से कम 5 से 6 प्रोग्राम हैं जो कि मैं ऑलरेडी सर्च आउट कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ. तो 5 से 6 प्रोग्राम आराम से हैं. अब आपने ये डिपेंड करता है कि आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या है, तो जो ज़्यादा रेलेवेंट है आप वो वाले 3 या 4 आप समझते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना. नेक्स्ट हमने ये लिखा है कि अलाइन करना है आपने, आपका इंटरेस्ट क्या है, पीछे जो रिसर्च अगर की है या कोई प्रोजेक्ट किया है वो किस तरह का है. तो आपने सारी चीज़ों को मैच करके फिर एक जितना रेलेवेंट प्रोग्राम होगा उतना आपका चांस जो है प्रोफाइल मतलब जितनी मैच करेगी ना उतना चांस ज़्यादा होता है. डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको, हम आगे डिस्कस भी करेंगे जो जनरल है. बाकी जो कैटलॉग में जो हर प्रोग्राम की एक अपनी वेबसाइट आ रही है, जैसा कि हमने एक खोल के दिखाई थी केमिस्ट्री वाले की, उस हर प्रोग्राम की ना अपनी एक चेकलिस्ट है, ठीक है, वो आपने खोलनी है. तो आपको वहाँ पे एक सारा कुछ जो है ना एवरीथिंग अवेलेबल है. अच्छा, उसके बाद इन्होंने फैक्ट सेक्शन वहाँ पे दिया होता है हमेशा से ना कि भाई वीज़ा किस तरह से करना है या किसी को लेके आ सकते हैं. ये वो हर जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं अक्सर वो वहाँ पे होते हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे उसको देख लें. या फिर हर प्रोग्राम का एक कोऑर्डिनेटर होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है या कोई मसला आ रहा है आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं. प्लान ये मैंने ऑलरेडी, और मेक योर डेडलाइंस, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको कह दी कि आप एक एक्सेल शीट बना लें, सबसे बेहतर है. और उसमें आप हर प्रोग्राम का नाम लिखें कि भाई ये मैच कर रहा है, इस तरह से है, ये डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, वहाँ लिंक पेस्ट कर दें. और आगे अपनी डेडलाइन लिख लें कि भाई, और अप्रोच नहीं करना उसको कि भाई आखिरी दिन. हम लोग अक्सर ये करते हैं कि आखिरी जब वो 12 बजने वाले होते हैं कि डेडलाइन एंड हो रही है, तो हम 11:30 तक हमारा वो सबमिट नहीं हुआ होता. तो ऐसा ना करें. कई दफ़ा ये होता है कि लोड आ जाता है वेबसाइट पे और वो काम ही नहीं करती आखिरी टाइम पे. तो आपने क्या करना है कि 2, 3, 4 दिन पहले ही या उससे जितना पहले हो सकता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो फिर आप देर ना करें कि भाई मैं करीब जाके करूँगा, आप उसको सबमिट करें बस. तो इसके डेडलाइन का आपने ख़्याल रखना है कि आखिरी टाइम तक ना उसको खींचें, पहले ही उसको सबमिट कर दें और चीज़ों को अलाइन करके आपने चलना है. एप्लीकेशन पोर्टल, अच्छा पोर्टल को हमने ऑलरेडी जैसा कि मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया था, ये यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है हमने. यूरोप पब्लिक हेल्थ का मास्टर्स है इनका. अच्छा, ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स है ना, मतलब 80-90% ये होता है कि जो स्पेसिफिक वेबसाइट होगी प्रोग्राम की, उस पे आपने अपना पहले तो लॉगिन बनाना है. मतलब ईमेल वगैरह से लॉगिन बन गया,
फिर उस पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये जैसे स्क्रीनशॉट में यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा जी। आपने फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे आप नॉर्मल किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ये टेस्ट यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये कुछ-कुछ प्रोग्राम्स में टेस्ट होता है और कुछ में इंटरव्यू होता है और कुछ में दोनों चीज़ें नहीं होती। ये बस हर प्रोग्राम का एक अपना-अपना क्राइटेरिया है। अपना जो कंसोर्शियम होता है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल के प्रोग्राम डिज़ाइन करती हैं, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि उन्होंने टेस्ट लेना है या उन्होंने इंटरव्यू लेना है या उन्होंने कुछ भी नहीं लेना है, यानी कि डॉक्यूमेंट की बेस पे ही जो उनको बेहतर लगेगा, उस पे ही वो मेरिट बन जाता है फिर। तो ये डिपेंड करता है, हर प्रोग्राम का डिफरेंट सीन है। मोटिवेशन लेटर्स, रेफरेंस लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको मतलब इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो भी आप प्रोग्राम सर्च आउट करें ना, जब आप अलाइन कर रहे हो, जो पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया, तो हर किसी का मोटिवेशन लेटर जो है वो डिफरेंट होगा। डेफिनेटली ये आपने ज़हन में रखना है कि एक जैसे डॉक्यूमेंट ही आपने जो है ना वो हर जगह नहीं ऐसे ही चिपका देने। आपकी सीवी में भी चेंजेस आ सकते हैं। कई दफ़ा लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज़ किए होते हैं ऑनलाइन, तो उसमें से आप स्पेसिफिक जो है ना फ़िल्टर कर दें कि भई ये प्रोग्राम में ये वाले अलाइन करते हैं, तो ये वाले फ़िल्टर कर दिए। क्योंकि आपने सीवी भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने 8 पेज की सीवी लगा देनी है, आपने थोड़ा-सा चीज़ों को देख के चलना है। वो चीज़ें लगाएँ जो रीज़नेबल हों और अगले को समझ भी आए और अट्रैक्टिव भी हो। मोटिवेशन लेटर्स हर किसी का, हर प्रोग्राम का जैसा कि अलग होगा डेफ़िनेटली, उस प्रोग्राम का कंटेंट, उसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उसकी रिसर्च डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है मोटिवेशन लेटर में। रेफरेंस लेटर वो हैं जो प्रोफ़ेसर आपको प्रोवाइड करेगा। इस पे जोल थोड़ी-सी बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अब आगे डिस्कस कर लेते हैं, जनरल कौन-कौन से होते हैं। इसके अलावा ईमेल पे भी अप्लाई होता है। जोल इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालना ज़रा, आपने ईमेल पे किया था। जी, बिल्कुल। तो मैंने जब मैं अप्लाई कर रहा था ना 2021 में 2020 में, तो बेसिकली ना वहाँ पे ऐसा था कि एक तो मैं 3 प्रोग्राम्स पे अप्लाई कर सकता था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो मैंने अपने 3 प्रोग्राम सेलेक्ट किए, जिनमें से 2 प्रोग्राम्स का ये था कि मैंने डायरेक्टली पोर्टल पे, जो अब्दुल्ला भाई ने बताया, वो वहाँ पे अप्लाई करना था। खैर वो तो कर दिया। तीसरा जो था ना, वो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझे पोर्टल क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, तो मैंने काफ़ी ढूँढने की कोशिश की, मैंने एप्लीकेशन डेडलाइन देखी, एप्लीकेशन डेडलाइन अभी नहीं थी, अभी 1 पूरा महीना पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर वो एफएक्यूज़ में भी देखे, तो मुझे वहाँ से भी जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ पे कोऑर्डिनेटर की इन्फॉर्मेशन ईमेल दी होती है, तो मैंने ना कोऑर्डिनेटर को फिर ईमेल की कि मुझे ऑनलाइन पोर्टल नहीं मिल रहा। तो उन्होंने फिर फर्दर बताया कि आप इस सेक्शन में जाएँ, तो आप अपनी पूरी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें, डॉक्यूमेंट्स जो है डाउनलोड करके उन्हें फिल अप करें, तो आपने एक पूरी फाइल बना के ना, वो हमें ईमेल करनी है इस एड्रेस पे। तो ये भी होता है कि आई थिंक सो 20% ऑफ द जो इरास्मस मंडस प्रोग्राम्स है ना, आप ईमेल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन सेंड करते हैं रादर देन पोर्टल। अगर आपको नहीं मिल रही कहीं से भी पोर्टल का लिंक, तो आप ऐसा करें कि प्रोफेसर वहाँ पे कोऑर्डिनेटर को ईमेल कर सकते हैं एंड दे आर रियली क्विक टू रिस्पॉन्ड यू। और अगर आपको वो वहीं पे सीधा-सीधा लिखा है कि आप ईमेल के थ्रू हमें अपनी सारे डॉक्यूमेंट सेंड करें, एक सिंगल पीडीएफ बना के या सेपरेटली, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एप्लीकेशन पोर्टल के बारे में मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, जो कि पिछले 3 सालों में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे बात की या मुझे रीच आउट किया, तो जो-जो थोड़ी-सी मिस्टेक्स उनसे हुई बाद में जो पता लगी, तो उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले ये है कि हमेशा करेक्ट ईमेल हो और उसे डबल चेक नहीं, 5 से 6 दफ़ा चेक करें। और सबसे अच्छा तरीका ये, बजाय आप ईमेल देख के लिखें ना, तो आप कॉपी पेस्ट करें ईमेल एड्रेस को। ठीक है ना? क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट को देखा, व्हाट अ वंडरफुल प्रोफाइल, मतलब कि यूनिवर्सिटी टॉपर, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ कि उनसे ईमेल में ना डॉट की मिस्टेक हो गई और जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन जो प्रॉपर्ली पहुँचनी चाहिए थी ना कंसर्न्ड पर्सन को, वो पहुँची नहीं। तो फिर मतलब ये प्रॉब्लम बाद में हमने फिगर आउट की। उसके अलावा आपकी सब्जेक्ट लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप ये सकते हैं, मैंने अपने ही जो है ना ईमेल यहाँ पे अटैच की है, जो मैंने भेजा था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एसीज़ एप्लीकेशन सबमिशन। तो मैंने कहा था कि मतलब मैं अपनी एसिस प्रोग्राम में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ। तो आपकी प्रोफेशनल ग्रीटिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डियर एसिस या ये वो। तो एक चीज़ है बीइंग अ पाकिस्तानी, और जिस तरह हम ईमेल्स करते हैं अपने लोकल प्रोफेसर्स को और सारे, हम वर्ड यूज़ करते हैं अक्सर अस्सलाम वालेकुम या फिर इस तरह के ना, तो इंटरनेशनली ये ग्रीटिंग्स जो है ना नहीं चलती। तो आपने जो है ना कोई ऐसी ग्रीटिंग यूज़ करनी है जो कि सारे लोगों को इंक्लूड कर सके। तो आपने सिंपल क्या रखना है, डियर प्रोफेसर,
या हेलो भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज होता है कि डियर प्रोफेसर या रिस्पेक्टेड डॉक्टर, और आगे उनका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम भी नहीं लास्ट नेम। तो अगर ईमेल का प्रोसेस है तो आप इस तरह करेंगे। तो उसके अलावा आपने एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना, ऑल्दो मैंने नहीं दिया, ये चीजें मैंने बाद में सीखी हैं। तो अपना बताएं कि मैं मतलब अपना नाम बताएं उस ईमेल की फर्स्ट लाइन में ग्रीट करके उन्हें, फिर उन्हें कहें कि मैं मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मैं इस प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहा हूँ, और मेंशन करें कि आप क्यों मतलब कि उस ईमेल में किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो आप उस प्रोग्राम को मेंशन करें कि ये मैंने किया है, और ये भी मेंशन करें कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, और अक्सर पूछते हैं कि वो आप अपने डॉक्यूमेंट सेपरेटली अटैच करें या वन पीडीएफ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरी नीचे बिल्कुल एक अटैचमेंट आ रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ बनाएं और वो हमें सेंड करें, और इट वाज अबाउट 48 टू 49 पेजेस। ठीक है ना, तो मैंने एक सिंगल पूरी पीडीएफ बना के जो है ना उन्हें सेंड कर दी, और बड़ा पोलाइट क्लोज करना है, पोलाइटली आपने ईमेल को आपने कहना है रिगार्ड्स, लाइक थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय एप्लीकेशन, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, रिगार्ड्स, फिर अपना नेम, और नीचे दोबारा से आप जो है ना अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं जस्ट इन केस। तो ये काफी अच्छा जो है ना एक ईमेल का इंप्रेशन पड़ता है। जी भाई अब्दुल्ला। अच्छा जी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे बात कर लेते हैं, जो कि जर्नल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, किसी खास प्रोग्राम की कोई खास रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। कई दफ़ा वो एड्रेस प्रूफ भी मांगते हैं, तो ऐसा कई प्रोग्राम्स में होता है इरास्मस के, क्योंकि वो एक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का अलाउंस, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो वो जो है एक सेपरेट चीज़ हो गई, लेकिन जो जर्नल हमें चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले तो जी वैलिड पासपोर्ट। अब हमारे यहाँ अक्सर ये देखा है कि कैंडिडेट इंटरनेशनली अप्लाई करना चाह रहा है और उसके पास जी ये पासपोर्ट ही नहीं होता। तो भाई सबसे पहले तो पासपोर्ट अपना बनवा लें, क्योंकि आपने एनआईसी अटैच नहीं करना, आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, चाहे इरास्मस है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ मर्जी कर रहे हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, वो पासपोर्ट है आपका, वो जो है ना एनआईसी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा डिग्री, होप सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट लिखे हुए हैं, तो डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्ट आपकी जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होती है ज़्यादातर वो चल जाती है जो फाइनल है। या फिर अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, ज़्यादातर प्रोग्राम्स आपको अलाउ करते हैं कि आप अगर, क्योंकि एप्लीकेशन का ये जो सिलसिला है, फिर आपका वो वीज़ा, ये वो, ये 7-8 महीने का गेम होता है, तो तब तक आपको शायद डिग्री मिल जाए। अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो आप एक प्रोविजनल या होप सर्टिफिकेट वगैरह लेके अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। मैट्रिक, इंटर सर्टिफिकेट्स हो गए, आइल्स, टोफल, ज़्यादातर आइल्स ही चलता है यूरोप में। अच्छा, अब इसमें जो है ज़्यादातर लोग ये सवाल करेंगे, काइंडली माइक, थोड़ा इंटरप्शन हो रही है। अच्छा, आइल्स के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहला तो ये सवाल इधर भी आने वाला है आज के सेशन में भी। तो लोग कहते हैं जी आइल्स करना है या नहीं करना। तो देखें, वहाँ पे कई दफ़ा कई प्रोग्राम्स में मेंशन नहीं होता। जी अब्दुल्ला भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें ये सवाल पहले ही आ चुका है चैट बॉक्स में, और काइंडली जरा ना इसे एलैबोरेटिवली बता दें। ओके, ये मुझे पता था आएगा, क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ कि मेरे पास ना सिर्फ स्क्रीन आ रही है, तो अगर कोई चीज़ हो तो मुझे जोल आपने बता देना, ठीक है। अच्छा, ओके। आइल्स का भाई मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम भी देकर आए थे, और पहली चीज़ ये कि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत। एक मिनट, ये माइक ज़रा देखिएगा ऑन है किसी का, सॉरी। तो भाइयों बहनों, आइल्स जो है वो आपने लाजमी करना है। उसकी वजह यह है, कई दफ़ा मेंशन नहीं होता, मैं अगेन कह रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आपने आइल्स लगाया और किसी दूसरे ने नहीं लगाया, तो जिसने लगाया होगा वो उसको नंबर ज़्यादा मिलते हैं, उसको कंसीडर ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल आपका वो एक प्रूफ हो जाता है कि भाई इसने इंग्लिश में डिग्री की है, नहीं की है, लेकिन इसका एक रिकॉग्नाइज एक स्कोर है, एक प्रॉपर एक चीज, एक मानी जाती चीज है, तो आपने लाजमी लगाना है। और पाकिस्तान से तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो चुका है। जैसा कि मुसब ने इंट्रोडक्शन में बताया, उसमें थोड़ी सी मैं करेक्शन करूंगा, 3 साल नहीं, पिछले 5 साल अब हो गए मुसब, ये वाला 5वां साल है कि इरास्मस मुंडस के अंदर पाकिस्तान से, यानी पूरी दुनिया से जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं लोग, उसमें पाकिस्तान पहले पे आ रहा है। 182 या पता नहीं 180 के करीब जो है लोगों ने इस साल इरास्मस मुंडस को अवेल किया है। तो उसमें सारे ही अच्छी से अच्छी प्रोफाइल्स होती हैं। तो आप ये डंडी नहीं मारनी कि भाई आइल्स जो है वो जान छुड़ा लें, कि ऐसा नहीं होगा भाई, फिर सिलेक्शन नहीं होगी। आपने जितनी अच्छी चीजें, प्रोफाइल अच्छी करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। सीवी,
यूरोपास फॉर्मेट होना चाहिए। आगे आपको एक नज़र दिखा देते हैं किस तरह का होता है। आप जस्ट गूगल करें यूरोपास सीवी, तो वो एक लिंक आ जाएगा, वहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। ये पूरे यूरोप में चाहे आप अप्लाई कर रहे हैं एकेडमिक में या फिर आप वैसे जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मेट चलता है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ऑलरेडी मेंशन है। ये आपका जो है ना वो मतलब एक सिंपल एक आपने लिखवाना होता है कि भाई मैं इधर जो है इतने साल से रह रहा हूँ एड्रेस पे। और ये नॉर्मली जो हमने किया था ये यूनियन काउंसिल से बन जाता है, जो लोकल यूनियन काउंसिल होता है हमारा, तो वो जो है इसको बना देते हैं प्रूफ ऑफ रेजिडेंस को। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट है, मोटिवेशनल लेटर पे बात हो चुकी है ऑलरेडी, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वही है कि अगर कोई डिफरेंट चीज़ उन्होंने मांग ली है आपसे, रेफरेंस लेटर भी है डेफिनेटली इसमें। और इसके अलावा कुछ अगर है तो वो आप स्पेसिफिक प्रोग्राम में कोई चीज़ हो सकती है तो वो भी आपको अटैच करनी होगी। सीवी पे एक नज़र छोटी सी बात जोल कर लें ज़रा 1 मिनट की। जी, हेलो। तो जैसे कि भाई अब्दुल्ला ने बताया यूरोपास सीवी पे ये एक लिंक है, ये मैं लिंक जो है ना ये चैट बॉक्स में जो इन कॉल मैसेजेस है वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। तो ये लिंक पे क्लिक आ गया। किया तो ये कुछ इस तरह से आपको जो है ना वेब पेज नजर आएगा, लिखा हुआ है कि क्रिएट योर यूरोपास सीवी। तो कोने पे ऊपर आ रहा होगा लॉगिन या रजिस्टर, तो अगर यहाँ साइन अप, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, क्योंकि पहले से उनका बना होगा तो इस वजह से लॉगिन का आ रहा है। तो वरना नीचे जो है ना साइन अप रिलेटेड आता है कि आप साइन अप करें उस प्रोग्राम में। और ये एक छोटी सी वीडियो जिसमें बताया है कि किस तरह जो है ना वो यूरोपास सीवी आती है, और वैसे भी आपको प्रेजेंटेशन में जो एक स्लाइड है उसके साथ मैंने बताया है कि सीवी किस तरह की नजर आती है। तो इस सीवी में बेसिकली क्या है कि ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है जो कि पूरे यूरोप में यूज होता है, और आप इसे पिक्चर के साथ और पिक्चर के बगैर भी जो है ना वो वो क्या कहते हैं इस सीवी को जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल के, और ये मतलब कि यूटिलाइज हो जाती है। तो इस सीवी का छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि जब आप बनाते हैं तो इसमें स्पेसिंग काफी है, तो ये कुछ 6-7 पेजिस तक भी पहुंच जाती है। तो उससे आपने घबराना नहीं है कि अक्सर हमें होता है कि सीवी 2-3 पेजिस से ज्यादा ना हो, या रेज्यूमे 1 पेज से या 2 पेज से ज्यादा ना हो। तो ये तो मेरे 6-7 पेजिस से मतलब के ज्यादा हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन पूरी डालें, और जिस सीक्वेंस में उन्होंने पूछी होती है उसी सीक्वेंस में डालें, तो वो परेशान ना हो। मेरी खुद अपनी सीवी जो है ना 6 पेजेस की थी, और बाद में जब प्रोफेसर से मैं मिला तो उन्होंने उनसे मैंने बात की, क्योंकि वो आपको ट्यूटोरियल्स भी देते हैं कि आपकी सीवी कैसे होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नॉट मोर देन 2 पेजेस, ठीक है ना। तो मैंने पूछा था कि लेकिन इरास्मस की सीवी तो इतनी लंबी है, कहते कि वो एक एक्सेप्शन है, वो अगर आप 15 पेजेस भी ले आओ दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो इसमें आपने घबराना नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे 4-5 पेजेस तक ही आप सारी इंफॉर्मेशन को जो है ना अपनी वो मेंशन कर दें, और वो बड़ा अच्छा रहेगा। और इसमें आपने क्या करना, पोर्टल पे जाके ना यूरोपास सीवी के क्या कहते हैं वेब पेज पे जाके आपने लॉगिन और रजिस्टर करना और अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। अगर आपको नहीं समझ आती, बेशुमार यूट्यूब वीडियोस पड़ी हैं, और वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू मेक योर सीवी है। और कोशिश करें इसमें अपने सारे क्रेडेंशियल्स डालें। और एक मैं खास चीज बताना चाहूँ कि जिन जिन प्रोग्राम्स में आप अपने अप्लाई कर रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम टेलर योर सीवी, उसके अकॉर्डिंग करें। क्योंकि ये ऐसा नहीं, इसमें इरास्मस में ऐसा नहीं है, और खासकर मोटिवेशन लेटर के भी हवाले से कि वन साइज फिट्स ऑल, ये ऐसा नहीं है। इसमें आपको अपनी सीवी को भी थोड़ा बहुत टेलर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा हल्के फुल्के, ताकि आप सर्टेन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है ना उसे आप अप्लाई करने में जो है ना अचीव कर सकें। तो इससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन फर्दर स्ट्रेंथन होती है। ओके। अच्छा, मैं इस पे बात कर लूँ थोड़ी है। जी जी जी। मोटिवेशन लेटर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना डॉक्यूमेंट है आपका इरास्मस मुंडस में और कुछ प्रोग्राम्स में। मतलब खास तौर पे अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है, चाहे वो इरास्मस है या चाहे वो कोई और है, तो मोटिवेशन लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे इरास्मस के प्रोग्राम्स भी हैं, इसमें विटेज विटेज जो है ना सॉरी विटेज मेंशन होता है, तो किसमें 40% भी है। मैंने एक आध प्रोग्राम, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने लिखा हुआ है भी 40% जो है ना आपका मोटिवेशन लेटर जो है काउंट होगा। तो इसमें बहुत आपने एहतियात से जो है वो चीज़ों का। अच्छा, एकेडमिक बैक क्या क्या चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, एकेडमिक बैकग्राउंड अपना बताएंगे, जर्नी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स, वॉलंटियर, इंटर्नशिप है, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, रिसर्च इंटरेस्ट आपका पहले भी क्या रिसर्च थी, और आगे आप जो है वो फर्दर ये आपने चीज़ें जो है ना इनको मैच करना है। जो प्रोग्राम आप में जिसमें आप इंटरेस्टेड है ना, उसकी वेबसाइट को आपने देखना है, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगा। कई दफ़ा उन्होंने पूरे पूरे थीसिस मेंशन किए होते हैं कि भाई ये थीसिस हम करवा चुके हैं,
या ये रिसर्च इंटरेस्ट है, या ये लैब्स जो हैं वो इसके साथ अटैच्ड हैं, तो आपने वहीं से इंटरेस्ट को जो है वो मैच कर चीज़ें मेंशन करनी है कि भाई मेरा इरादा है कि मैं ये चीज़ इस लैब में जाके करूँगा, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। फ्यूचर गोल्स, करियर प्लान्स क्या हैं आपके, यानी कि जो मैंने एक चीज़ देखी है ना कि आपने गैप को जो है ना वो करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक्सपीरियंस के बाद आया था, मैंने बैचलर्स कर लिया, उसके बाद मैंने 5 साल जो है वो जॉब की। कराची में मैं जॉब करता रहा डिफरेंट एज़ अ केमिस्ट, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में मैंने जॉब की। अब मैं जी मास्टर्स करने आ रहा हूँ, तो मैंने ये उसमें एक चीज़ जो है ना गैप अपना मेंशन किया कि भई 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मैं कुछ कमी फ़ील कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, या कुछ ऐसी कमी है कि क्या चीज़ें हैं जो ये प्रोग्राम जो है ना अगर मैं कर लूँगा तो वो फ़िल हो जाएँगी। मेरा गैप जो है वो फ़िल हो जाएगा, या मैं इससे ये चीज़ें लर्न कर लूँगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, या ये वो। इस तरह की पूरी कहानी आपने जो है मोटिवेशन लेटर में बनानी है। अपने फ्यूचर गोल्स और अपना रिसर्च इंटरेस्ट और प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें मैच करके एक अच्छा-सा लेटर आप बनाएँगे, तो ही आप जो है इसमें फर्दर आगे बढ़ सकेंगे। अभी जो है, अब ये हो गया है कि मुझे जहाँ तक याद है कि क्योंकि ये कोविड के बाद ज़्यादा जो है ना मतलब पकड़ा है सीन इसका चैट जीपीटी वगैरह का। उससे पहले मैंने जो अपना लेटर है वो बना लिया था, मतलब ऐसे ही ना, उस वक़्त ये नहीं था सीन। अब ये है कि आपके पास सजेशंस आ जाती हैं बहुत सारी। आपने मतलब चैट जीपीटी को देना है, उसने आपको 10 तरह के लेटर लिख के दे देने हैं, प्रोग्राम से मैच करके ये वो। लेकिन आपने उससे सिर्फ़ जो है एक आइडिया लेना है, सजेशन लेनी है, फिर आपने राइटिंग जो है वो खुद करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अब हर किसी को पता है, हर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सबको पता है कि एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोग भी इस चीज़ को चेक करते हैं। आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके बगैर आप समझ लें कि वो चीज़ हो गई है कि गुज़ारा नहीं है। ज़रूर उसको करना है, लेकिन उससे आइडिया लेना है, उससे 3-4 किस्म के लेटर लिखवा के फिर एक अपना खुद अच्छे से लेटर अपना जो है ना हाथ से अपने मतलब लिखना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कोई एक आध पॉइंट ऐड कर दें जोल अपने एक्सपीरियंस से लेटर में, मोटिवेशन लेटर में। जी, जी, मैं ना साथ क्वेश्चंस भी देख रहा था, तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं जैसे-जैसे आप चीज़ें बता रहे थे। और उनमें से एक चीज़ पूछी है कि यहाँ पे मतलब कि कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई करूँ? डेफ़िनेटली। मैं ख़ासकर अपने बारे में बताना चाहूँगा, छोटी-सी एक जर्नी है। मेरा जो सीजीपीए है दैट वाज़ जस्ट अबव 3, ठीक है? और अगर कहते हैं ना इसमें बहुत हाई सीजीपीए चाहिए, नो, इट्स नेवर अ रिक्वायरमेंट। और मेरे कुछ दोस्त हैं, उनकी इवन 3 से भी कम है, बट दे वर एबल टू गेट दिस स्कॉलरशिप, ऐसा भी है, ठीक है? और इसमें ये आप सबके लिए मोटिवेशन भी है, जो कि मतलब ये सोचता है कि उसकी सीजीपीए अबव पार नहीं है, तो वो इसको मतलब कि मेरिट से ऊपर नहीं है, या मतलब कि स्टैंड आउट नहीं करती, तो वो ना करे। डेफ़िनेटली आप करें। और एक तो ये बात है कि सीजीपीए पे आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया पे अगर उतरती है ना, डेफ़िनेटली गो फॉर दिस प्रोग्राम। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा है कि मेरे पास कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है। मेरी जो डिग्री है ना प्योरली क्लिनिकल बेस्ड है, वेटरनरी मेडिसिन, तो हमें रिसर्च नहीं करवाते और ना हमने की। तो उसमें ये है कि आपने एक ख़ास चीज़ मोटिवेशन लेटर में देखनी है कि आपने सिर्फ मोटिवेशन लेटर में अपनी चीज़ें नहीं बता देनी, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये सारा किया है। आप ना मोटिवेशन लेटर लिखने से पहले जो है ना, उस प्रोग्राम के जो समरी है ना, या वो प्रोग्राम ऑफर क्या कर रहा है, या उसका कोर्स कैटलॉग क्या है, आप उसे लाज़मी पढ़ें। और उसके अकॉर्डिंग जो है ना, आप अपनी जो है ना मोटिवेशन लेटर को अलाइन करने की कोशिश करें, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे मैं जिस प्रोग्राम में सेलेक्ट हुआ, उसके क्राइटेरियाज़ भी इवन मैंने कम पढ़े थे, जो इतने ज़्यादा नहीं थे। तो एक वहाँ पे रिसर्च गैप मुझे नज़र आया। मैंने कहा कि ये इस चीज़ पे मैं बात कर सकता हूँ, और इस चीज़ पे मैंने देखा है कि इतना काम नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यूरोपियन स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी से पढ़ के इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। और यकीन करें, मेरा इंटरव्यू जब हुआ था ना, मेरा टोटल इंटरव्यू हुआ था 25 मिनट का, जिसमें से 18 मिनट मुझे अभी भी याद है सिर्फ़ उस टॉपिक पे बात हुई थी। और उनमें से भी ज़्यादा 100% उन्होंने सीवी और मोटिवेशन लेटर पे बात की थी। तो मतलब देख लें, इतना ज़्यादा मैटर करता है मोटिवेशन लेटर। और एंड दिस इज़ द फेस ऑफ योर एप्लीकेशन, सीवी एंड मोटिवेशन लेटर, ठीक है? और मेरे प्रोग्राम में ये 50% इसकी वेटेज थी मोटिवेशन लेटर की, और आइट्स की सर्टेन परसेंटेज थी। तो ये चीज़ें आगे आइट्स के बारे में मैं बता दूँ कि मैंने जब अप्लाई किया था, मेरे पास तब आइट्स नहीं था। मैंने यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिया, मैंने वो सबमिट करवा दिया, और उसके बाद जो है ना, जब मेरी सिलेक्शन होगी, उन्होंने मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर दिया कि आपकी अभी डिग्री भी नहीं आई, क्योंकि मैंने होप सर्टिफिकेट अप्लाई किया था। मैं अभी 9th सेमेस्टर में था जब मैंने अप्लाई किया।
10th सेमेस्टर मेरी इंटर्नशिप अभी स्टार्ट होनी थी उस दिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू था। तो मेरी जब इंटर्नशिप आधी हो गई ना, तो तब मुझे उन्होंने कहा कि यू आर फाइनली सिलेक्टेड बट दीज आर द 2 रीजंस। तो मैंने उन्हें कहा कि प्रोग्राम ने अब स्टार्ट कब होना है? उन्होंने कहा सितंबर। मैंने कहा मैं अपनी डिग्री जो है ना आपको अगस्त तक दे दूंगा, क्योंकि हॉप सर्टिफिकेट अटैच किया था। उन्होंने कहा कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो भी फिर मैंने बाद में आइट्स दिया और उसमें रिक्वायर्ड बैंड से काफी बेहतर आ गए, तो वो किया था। तो मोटिवेशन लेटर में आपने कोशिश करनी है कि एक पाथवे फॉलो करना है, जैसा कि यहाँ पे अब्दुल्ला भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपने चीजें बताते जानी है। और एक चीज जिस पे मैं अक्सर कहता हूँ कि फोकस करें, वो है आपने रिसर्च इंटरेस्ट बताना है। अगर आपने पीएचडी करनी है, आगे नहीं करनी, जस्ट शो इट बिकॉज इट्स अ रिसर्च बेस्ड बेसिकली प्रोग्राम। तो आप अपनी डिजायर पीएचडी के लिए लाजमी शो करें और ऐसा फ्यूचर गोल लाइन के जो आपका अलाइन कर रहा हो कि रिसर्च रिलेटेड, तो उन्हें वो बहुत पसंद आता है। अगर नहीं तो इंडस्ट्री रिलेटेड के जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके, तो ये आपकी सीवी को जो है ना स्टैंड आउट करेगा। और उसके अलावा जो छोटी सी चेंजेस हैं, चीजें हैं जो आपने नजर में रखनी है, वो है ग्रामरली का यूज करें, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, जो साथ में जस्टिफाई करना होता है साइडों पे कि इक्वली जस्टिफाइड हो, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। प्रोफेशनल जो है ना आपको लेटर दिखना चाहिए। नीचे लिंक है, वो इरास्मस इन यूरोपास का ही कवर लेटर है, जिसमें आप अपने सारा मोटिवेशन लेटर लिखना होता है। तो जी अब्दुल्ला भाई, फर्दर मैं चाह रहा हूँ अगर आप मोटिवेशन लेटर पे कुछ ऐड करना चाहें, बिकॉज इट्स द मेन थिंग इन दिस एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस। हाँ नहीं, काफी अच्छा आपने भी बता दिया है, जो मैंने भी यही चीज बताई है कि आपने मतलब किसी की रिसर्च नहीं है तो वो उसको कवर करेगा बाकी चीजों से ना, कि आपने मतलब उनका असल चीज है कि आप भाई जो प्रोग्राम आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेबसाइट को अच्छे से छानबीन कर लें पहले, क्योंकि इन्होंने सब मेंशन किया होता है। आप किस कंट्रीज में जाएंगे, कई दफा होता है कि भाई आप स्वीडन में जाएंगे तो वहाँ ये चीज पे रिसर्च हो रही है, इस पे ज्यादा करेंगे। अगर आप फ्रांस जाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन होते हैं, ये फिक्स नहीं होता। सेकेंड ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में ऑप्शनल होता है, वो थीसिस वगैरह या जो आपकी रिसर्च होते हैं ना उसके ऊपर होता है कि भाई अगर आप समझते हैं कि मुझे वाटर ट्रीटमेंट पे करना चाहिए, जैसे मैंने वाटर ट्रीटमेंट का थीसिस लिया तो मैंने पुर्तगाल सिलेक्ट किया, मेरे पास स्पेन का ऑप्शन था, मेरे पास पोलैंड का ऑप्शन था। तो 3-4 ऑप्शंस देते हैं वो लोग सेकंड ईयर में ना, जो जो यूनिवर्सिटी इसमें शामिल होती है, 5-6 यूनिवर्सिटीज तो होती हैं एटलीस्ट हर प्रोग्राम में, 4-5-3। तो वो वेरिएशन होती है कि भाई अगर आप फूड में इंटरेस्टेड है, फूड केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल, तो ये जी आपकी रिसर्च होगी पोलैंड में, तो आपने उसके बारे में कुछ लिख देना है कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा और ये वो रिसर्च मैंने देखा था कि ये प्रोफेसर इस पे काम कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आप जितना अच्छा उसके अंदर मतलब डीप घुस के चीज़ें निकाल लेंगे, मेंशन कर देंगे, तो वो उतना अच्छा आपका जो है ना, अगले को जो पढ़ेगा उसको पता होगा कि भाई इसने जो है ना रिसर्च करके एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखा है और अच्छा इसने चीज़ों को जो है ना सिंक्रोनाइज़ किया आपस में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, रेफरेंस लेटर पे थोड़ा-सा मैं बात करता हूँ, फिर जोल एक आध चीज़ इसमें ऐड कर देना। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपने जो मतलब जो आपकी प्रोग्राम की वेबसाइट है उसमें ना लिखा होता है कि रेफरेंस लेटर किस तरह से आपने देना है। कई दफ़ा ये होता है कि आपने अटैच करना है, तो आपने जो भी आपके प्रोफ़ेसर्स हैं, अगर कोई काम कर रहा है तो वो अपने बॉस से भी ले सकता है एक लेटर, लेकिन दोनों नहीं, एक एकेडमिक का होना लाज़मी है। अगर 2 लेटर हैं, वैसे तो दोनों एकेडमिक हों तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपने बॉस से भी ले सकते हैं। मैंने एक इसी तरह लिया था और एक एकेडमिक लिया था। उसमें आपने लेक्चरर से नहीं लेना, आपने एक अच्छी पोज़ीशन वाले बंदे से लेना है, ठीक है? एसोसिएट से लें या प्रोफ़ेसर से लें, अच्छी बात है, डीन से लें, अच्छी बात है, लेकिन अगर एट लीस्ट है तो वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर से ले लें, लेकिन उससे नीचे लेक्चरर पे ना जाएँ तो बेहतर है। थोड़ी पोज़ीशन जो है ना, क्योंकि जो बंदा आपको रेफ़र कर रहा होता है, उसको भी ये लोग चेक करते हैं। आप सिंपल गूगल करें, वो सब डेटा आ जाता है, गूगल स्कॉलर पे कर लें, तो सारा कुछ सामने आ जाता है कि वो क्या प्रोफ़ेसर है, क्या उसकी रिसर्च है वगैरह-वगैरह, कौन बंदा रिकमेंड कर रहा है। ये चीज़ें भी चेक होती हैं, कई हर प्रोग्राम नहीं करता लेकिन मेजॉरिटी करते हैं। तो आपने रेफ़रेंस लेटर जिनसे लेना है, उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो, मतलब उनको पहले से आपने इन्फॉर्म कर देना है कि भई मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ इरास्मस में, तो आपकी मुझे नीड पड़ेगी। क्योंकि इस चीज़ में जो है ना बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है हमारा पाकिस्तानियों का, जोल भी इस पे रोशनी डालेंगे और मेरा भी कुछ ऐसे ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था। कई दफ़ा ये होता है कि हमारे यहाँ टीचर्स को जो है ना पता नहीं क्या खुन्नस होती है, वो कहते हैं जी मैं तो दूँगा ही नहीं लेटर, जो मर्ज़ी कर लो। तो ये हालाँकि 5 मिनट का काम होता है, लेकिन लेटर नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि अगर तो आपकी फ़ील्ड का बंदा है ना, तो वो कोई और यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है।
मैंने भी इसी तरह एक जगह किया था और भी लोगों ने बताया। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और कराची यूनिवर्सिटी में अब जो प्रोफेसर्स हैं वो मुझे नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल नहीं दे रहे भाई, कह रहे नहीं दे सकते आपको। तो मुझे क्या करना है कि मैं अप्लाइड केमिस्ट्री या जो भी मेरी है उस रिसर्च, अब एक बंदा पंजाब यूनिवर्सिटी का है फॉर एग्जांपल या कहीं और का है, मैं उसको मेंटोर शो कर सकता हूँ। वो एज अ मेंटोर भाई डिस्कशन में रहता था रिसर्च के हवाले से ये वो, तो वो भी आपको रेफरेंस लेटर दे सकता है। मतलब कि प्रोग्राम मैच होना चाहिए, बट ऐसा ना हो कि आप कंप्यूटर साइंस वाले से किसी प्रोफेसर से लेके लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोग्राम मैच हो सकता है, उसकी जो रिसर्च स्किल्स हैं वो मैच हो सकती हैं, तो वो आपको रेफरेंस लेटर दे सकता है। दूसरी चीज के कई दफा लेटर नहीं लगाना होता बल्कि ईमेल करना होता है। आप जब अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे ना, तो वो बोलेगा प्रोफेसर की ऑफिशियल ईमेल दो, ऑफिशियल देनी है आपने, @gmail वाली नहीं देनी, @uok.edu.pk आपने ऑफिशियल ईमेल जो होगी प्रोफेसर की वो आपने देनी है। तो ऑटोमेटिक जो है ना पोर्टल से उनको ईमेल चला जाएगा कि भाई फलाना जो बच्चा है अब्दुल्ला जो है वो अप्लाई कर रहा है इस प्रोग्राम में, तो उसने एज अ रेफरी आपको जो है ना सिलेक्ट किया है। तो उधर क्या होगा, कई दफा उनके पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है कि भाई अब्दुल्ला के बारे में कमेंट करें कि ये रिसर्च में कैसा था। कई दफा वो, जैसे हम कोई सर्वे नहीं फिल करते, 1 में से 5 नंबर, इंग्लिश में इतने थे, रिसर्च में ऐसा था, एक्स्ट्रा करिकुलर में ऐसा था, वो आपको वो प्रोफेसर जो है जो भी मुझे रेफर कर रहा है वो फिल करेगा और मेरा फीडबैक जो है उनके पास पहुंच जाएगा। तो दोनों तरह से होता है, कई दफा आपने ईमेल देनी है और ईमेल उनको ऑटोमेटिक ईमेल चला जाएगा प्रोग्राम की तरफ से कि भाई ये 3 दिन है आपके पास या 1 हफ्ता है, आप अब्दुल्ला एप्लीकेशन फिल कर रहा है, इसको रेफर करें। तो वो जो है प्रोफेसर ने रेफर करना होगा, फिर आपने उसको ईमेलें करनी है, उसकी मिन्नतें भी करनी पड़ेंगी, कॉल करनी पड़े या अगर आपके पास नंबर है कि सर मेरा प्लीज फिल कर दें, मेरी एप्लीकेशन डेडलाइन निकल रही है। ये सारे एक्सपीरियंस आपको आपके साथ होंगे। और अगर अटैच करना है तो आपने पहले से पीडीएफ में लेके रखना है और उसको जो है आपने अटैच कर देना है। फिर उसमें जो कंटेंट आपने ऐड करवाना है वो कई दफ़ा ये होता है कि आप खुद लिख के दे दें, क्योंकि प्रोफेसर्स के पास टाइम नहीं होता, वो भी सिर्फ साइन करके ना स्टैंप लगा के आपको दे देते हैं। तो कई ऐसे होते हैं जो आपको लिख के दे देंगे, वरना आप कंटेंट जो है ना वो खुद लिखें, मतलब रेफरेंस लेटर खुद लिखें और अपने प्रोफेसर को दे दें कि सर जी ये हमें नीचे साइन करके ना आप हमें स्कैन करके वापस कर दें, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। तो लिखना क्या-क्या है इस पे थोड़ी-सी बात जोल कर दें ज़रा। जी, थैंक यू अब्दुल्ला भाई फॉर एक्सप्लेनिंग इट इन अ रियली नाइस वे। खैर मुझे तो काफ़ी समझ आ गया, दिल कर रहा है एक लेटर और लिख लूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब रेफरेंस लेटर जो है ना, जितना आप जल्दी हो सकते हैं ना वो अपने प्रोफ़ेसर्स को कॉन्टैक्ट करें, अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करें जिनमें आप अप्लाई कर रहे हैं और रेलेवेंट प्रोफ़ेसर्स या एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स को जो है ना कॉन्टैक्ट करें, जिन्होंने आपको पढ़ाया है। तो फिर लेटर्स का कहें, वो जैसे ब भाई ने बताया आप उनसे भी ले सकते हैं या फिर उनको लिंक सेंड हो जाएगा, आप उनकी ईमेल वगैरह ले लें, तो वो आप रेफरेंस लेटर के सेक्शन में डालें, तो वो फिर जो है ना उन्हें ईमेल आ जाएगी, तो देन ही विल और शी विल अपलोड योर रेफरेंस लेटर आपके लिए, ठीक है ना? और मेरे साथ ये छोटा-सा एक बुरा एक्सपीरियंस ये था जब मैं कर रहा था, इट वाज़ हाई कोविड टाइम। हर तरफ रिस्ट्रिक्शंस और मतलब कि आइसोलेशन और क्वारंटीन और ये सी चीज़ें चल रही थी। और उसी टाइम मतलब कि एक लेटर जिस प्रोग्राम में मेरी सिलेक्शन हुआ क्या है कि हमें सुबह बताया कि कल से यूनिवर्सिटीज़ बंद है और मैं यूनिवर्सिटी बैठ के प्रोग्राम्स पे अप्लाई कर रहा था 4 बजे और मैंने अचानक प्रोफ़ेसर को कॉल की कि ये लेटर, और प्रोफ़ेसर उस टाइम निकलने वाले थे। तो कहते ठीक है बेटा जल्दी से लेटर मुझे आप दें तो मैं कर दूँगा। उसके बाद मैंने जो है ना इवन शहर से ही बाहर चले जाना है। आई विल मूव विद माय फैमिली टू अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मतलब वो काफ़ी दूर जा रहे थे और मुझे उनसे प्रॉपर एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म में चाहिए था। तो उसी टाइम सारा लेटर लिखा है, जो भी ज़हन में आया, लिखा प्रोफ़ेसर को दिया, प्रॉपर एक लेटर हेड बनाया, प्रूफ रीड लेकिन किया। एक दोस्त साथ जा रहा था, उसे रास्ते में चेक करवाया कि देखो ठीक लिखा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई और एक प्रोफ़ेसर के साथ फिर मैं यूनिवर्सिटी बाद में गया कोविड के बाद, तो जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया वो आए नहीं। और मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा और कोविड, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि कई दफ़ा प्रोफ़ेसर्स जो है ना दे डोंट शो अप एट द यूनिवर्सिटी इवन दे टोल्ड यू। तो इससे आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, गुस्से नहीं होना, क्योंकि थोड़ी-सी जो है ना सख्तियाँ झेलनी पड़ती हैं रेफ़रेंस लेटर के लिए। और रेफ़रेंस लेटर में मैं एक चीज़ लाज़मी मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन भी एक बड़ा अच्छा आया है कि अगर एक प्रोफ़ेसर जो है वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है बट दैट प्रोफ़ेसर हैज़ ऑलरेडी टॉट यू, तो आप उनसे लेटर ले सकते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते हैं। रेफरेंस लेटर का मतलब ही ये है कि एक प्रोफ़ेसर या आपको एक जो आपका टीचर है, मेंटर है, आपको पर्सनली जानता है, तो दैट्स व्हाई
he is giving a guarantee that you are a good student who can carry out certain research work, ठीक है। तो आप वो जो है ना लाजमी उन्हें अप्रोच करें, उनको कहें, अगर वो कहें ना कि अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, कहें कि सर एटलीस्ट आपने हमें पढ़ाया है, तो काइंडली वी रिक्वायर अ गुड लेटर। और लेटर में अपनी तारीफें करने से नहीं आपने परेशान होना, जितनी ज्यादा कर सकते हो ना करें, और ये भी नहीं इतनी ज्यादा कि मतलब वो काफी फेक लगना लग जाए ना। तो मतलब आपने घबराना नहीं है, और मेंशन एक स्ट्रक्चर जो है बड़ा अच्छा तरीके से मेंशन किया है कि आपने लिखना है, आपने खुद लिख के देना था, प्रोफेसर को अक्सर मांग लेते हैं कि हमें ड्राफ्ट दे दो। वीडियो जी जी। तो आपने जो अच्छा है ना वो सारी चीजें मेंशन करनी है कि जो एक अच्छा मोटिवेशन लेटर, टीचर को कहें कि हमें एक गुड रेफरेंस लेटर नहीं चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग और बेस्ट किस्म का रेफरेंस लेटर चाहिए। और कई दफा टीचर्स को ये स्टेटमेंट आपकी अच्छी लगती है और वो काफी आपको अच्छा बना के दे भी देते हैं। तो इस चीज पे लाजमी फोकस कीजिएगा। अगर आपने कोई असाइनमेंट ऐसी की है और वहां पे अगर आप परसेंटेज आपके क्लास में हाईएस्ट है, तो उधर अपने आप रेफरेंस लेटर में मेंशन करें कि आई स्कोर्ड 1% या दिस स्टूडेंट, या आगे नाम होगा मिस्टर, फॉर एग्जांपल मैं अब्दुल्ला भाई कहूंगा मिस्टर अब्दुल्ला स्कोर्ड मार्क्स एंड ही वाज अमंग द टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इस तरह की जो छोटी छोटी स्टेटमेंट है ना वो बहुत इफेक्ट डालती है आपके रेफरेंस लेटर में, और रेफरेंस लेटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नंबर ऑफ रेफरेंस लेटर्स के बारे में बताना चाहूंगा। कुछ प्रोग्राम्स जो है ना एक रेफरेंस लेटर रिक्वायर करते हैं, कुछ 3, लेकिन 95% ऑफ प्रोग्राम्स दे रिक्वायर 2 रेफरेंस लेटर्स, ठीक है ना। तो मे बी अब्दुल्ला भाई ने बताया कि नहीं, क्योंकि मैं तब तक ना आपके क्वेश्चंस जो है ना वो देख रहा था और मैं उन्हें एड्रेस कर रहा था। अच्छा मैंने कहा ये हाँ जोल, जी भाई। तो क्वेश्चंस मुझे मुसब ने बताया कि क्वेश्चंस काफी आए हैं, तो बस हम इसको जल्दी वाइंड अप करते हैं, ठीक है, ताकि चलो ठीक है। क्योंकि हाँ क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि डिस्कशन हो जाएगी थोड़ी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बता दूं। एक आध चीज, लेट एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि आपने जो है ना बिल्कुल आखिरी टाइम तक नहीं बैठे रहना कि 20 मार्च की डेडलाइन है तो आप 19 मार्च को जो है आप चीज़ें अपनी जो है वो फाइनल कर रहे हैं, या आपके पास वो मौजूद ही नहीं है, आइल्स का रिजल्ट नहीं है, या अच्छा इसमें चीज़ें बाद में सबमिट नहीं होती। ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अक्सर ऐसा होता है, जैसे जोल ने बताया उसको कंडीशनल लेटर मिल गया था, तो मेजोरिटी प्रोग्राम में ये ऐसा होता है कि वो कहते हैं एक ही दफ़ा सबमिट करो जो करना है, बस जब मेरिट बन जाएगा उसके बाद वो फिर आपकी चीज़ें जो है ना कंसीडर नहीं करते। तो आपने अगर आइल्स करना है, तहिया कर लिया कि भाई करना है, तो टाइम से कर लें, ठीक है? आप टाइम से कर लें, और दूसरा ये कि रेफरेंस लेटर का जो आपने कॉन्टैक्ट करना है प्रोफ़ेसर को, वो भी टाइम से कर लें। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपको मिन्नतें-तरले करने पड़ेंगे प्रोफ़ेसर्स के, तो वो आपको 2-2 हफ्ते जो है ना लटकाएँगे, फिर जाके आपका सबमिट होता है। तो ये आप ज़हन में रखना कि आपने पहले से चीज़ें लेके चलनी है। मोटिवेशन लेटर्स जेनेरिक नहीं होने चाहिए, ये बात हम कर चुके हैं कि हर प्रोग्राम का ज़ाहिर है कि उसका रिसर्च, उसका इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो आपका मोटिवेशन लेटर भी डिफरेंट बनेगा, ये ज़हन में रखना है। वीक रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए, ये भी बात मैंने कर ली है ऑलरेडी। वीक रेफरेंसेस से मुराद है कि आप लेक्चरर को ना करें इंक्लूड, ठीक है? ऐसा कोई वो नहीं है, लेक्चरर की कोई वो डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन सिर्फ ये कहने का मकसद है कि जितना प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल के प्रोफेसर से आप अपना रेफर करवा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, ठीक है? तो ये सिर्फ कहने का मकसद है, और जितना आपके प्रोफाइल से रिलेटेड होगा बंदा, यानी कि सेम आपने रिसर्च, मतलब एक एक तो आपने लाजमी ऐसा करना है जो अगर जिन्होंने रिसर्च की हुई है, तो वो लाजमी उन्होंने किसी प्रोफेसर के अंडर में की होगी, ठीक है? बैचलर्स का जो लास्ट में होता है सेमेस्टर में, या प्रोजेक्ट कई लोग करते हैं, तो उस प्रोफेसर से आपने जो है ना सबमिट करवाना है। अगर आपकी उससे खराब हुई हुई है सेटिंग तो फिर रहने दें, ऐसा ना हो गड़बड़ कर दे। लेकिन अगर आपकी सेटिंग अच्छी है, और तो आपने लाजमी एक रेफरेंस उससे लेना है जिसके पास आपने अपनी रिसर्च थीसिस किया हुआ है, लाजमी उससे लेना है। इनका सिस्टर सीवी बात हो चुकी है, मिसमैच विद द प्रोग्राम, ये भी हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आपने रेलेवेंट प्रोग्राम जो है वो हमेशा ढूंढना है जो आपकी प्रोफाइल से बहुत ज्यादा मैच करता हो। अगर 5 प्रोग्राम मैच हो रहे हैं और 3 आप समझते हैं कि बहुत अच्छे मैच हो रहे हैं, तो 3 में ही अप्लाई करें, लेकिन अच्छे तरीके से करें। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 5-6 में करूंगा और ये वो, तो ज्यादा के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप वो 3 भी सही से ना कर पाए। तो जो ज्यादा मैच हो रहे हैं आप उतने में रहें, 2 हो रहे हैं ठीक है 2 ही करें, 3 करें 4 करें, जो आपको ज्यादा मैच हो रहा है उस पे, ठीक है? ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। अच्छा उसके बाद ये भी आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टार्ट अर्ली, वही चीज़ आ गई कि अपनी चीज़ें जो हैं आपने पहले से रेडी रखनी है। मोटिवेशन लेटर, स्पेसिफिक रेफरेंस, यू कैन गिव एग्जांपल, ओके। अच्छा ये रेफरीज जो एग्जांपल दे सकें, ये बात जोल ने कर ली है कि किस तरीके से, मतलब अगर आप
टॉप 1 में आए हैं, या आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, या आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है उस प्रोफेसर ने जो सब्जेक्ट पढ़ाया था उसके अंदर, तो वो मेंशन कर दें इस चीज़ को, ताकि और अच्छा हो जाए आपके लिए। अच्छा, नेटवर्क यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क विद करंट स्टूडेंट ऑन सोशल। आपने जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके आप अलुमनाई को ढूंढ लें, यानी जिन्होंने पहले पढ़ के वो पास आउट हो गए हैं, या जो भी है ना, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, आपको लिंक्डइन पे मिल जाते हैं, या कई दफ़ा बहुत सारे प्रोग्राम्स इरास्मस के ऐसे हैं जो अपने जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं ना, उनकी जर्नी शेयर कर रहे हैं। आप जब खोलेंगे ना, ये अभी केमिस्ट्री वाला जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें उन्होंने पूरा शेयर किया हुआ है भाई, कि पाकिस्तान से ये 2 बंदे आए थे, बंदियाँ आई थी, इंडिया से ये आए थे, बांग्लादेश से आए थे, पूरा डेमोग्राफिक दिया होता है कि इतने बंदे इतनी कंट्रीज से सिलेक्ट हुए थे 2007 में, 8 में, 10 में, 12 में, ये थीसिस इन्होंने किया था, उसके बाद इतने 94% बच्चे पीएचडी में चले गए, 20% जॉब पे चले गए। मतलब एक एग्जांपल है कि इस तरह से ना काफी कुछ दिया हुआ है। कुछ प्रोग्राम्स की वेबसाइट बहुत अच्छी हैं और कुछ की जरा थकी हुई है, लेकिन काफियों ने चीजें दी हुई है। तो आप अपना नेटवर्क बनाएं, ताकि आपको मतलब के एक होता है कि एक्सपीरियंस जब मिल जाता है ना, जो बंदा उस चीज से गुजरा है, तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है और जल्दी हो जाता है। तो लास्ट में एक चीज ऐड कर देते हैं, जोल भी इस पे बात कर लेगा। ये हमारी एक मेमोरी है, जैसा कि आपके साथ शेयर किया था कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड जो है क्लास होती है। जैसे जोल ने बताया कि 25 स्कॉलरशिप्स के लोग थे, उसमें तो 20-22 नेशनैलिटीज के थे। मेरी जो राइट हैंड पे जो है, ये हमारी क्लास, मेरी क्लास की पिक्चर है। लेफ्ट हैंड पे जो है जोल वाली क्लास है। ये मेरी जो क्लास है, इसमें भी हम लोग 17 नेशनैलिटीज थी और 21 मतलब के हमारी क्लास में थे, और 1-2 नेशनैलिटीज बीच में रिपीट हो रही थी। पाकिस्तान से इत्तेफाक से मैं अकेला ही था इसमें, और आई थिंक जोल वाले में भी था एक आध बंदा कि नहीं जोल? मैं अकेले ही था, तो मेरे बाद जो आए थे ना जूनियर्स जो थे वो 3 अकेला ही था, थे। बाद में आए थे। मतलब कि जी हमारा बैच ऐसा है कि मेरे बैच में भी मैं अकेला था पाकिस्तानी, और जोल के बैच में भी जोल अकेला था। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई दफा 3 भी हो सकते हैं, 4 थोड़ा एक्सेप्शनल है, लेकिन 3 तक तो होते हैं, मैंने देखा है। और ये एंड पे थोड़ी सी मोटिवेशन है, ये जोल साहब ने पोस्ट दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एफएल टावर। और ये कुछ मेरी पिक्चर्स हैं। राइट पे जो है वो ये फुल कोट शॉट लेके स्पेशली खरीदा था जोल एम्स्टरडेम के लिए। ये आपका नीदरलैंड है। और मतलब ये कि थोड़ी सी मोटिवेशन है कि आप इरास्मस पे आके कम से कम भी, मेरे ख्याल है जोल भी कोई 15 के कंट्रीज तो देखे होंगे, मैंने भी 13-14 कंट्रीज घूमे हैं। तो आप स्टडी के साथ साथ जो है, मतलब 3-4 कंट्रीज तो इरास्मस आपको खुद घुमा देता है, मतलब उसके अंदर ही शामिल होते हैं कि इंटर्नशिप वहाँ करनी है, रिसर्च वहाँ करनी है, फलाना सेमेस्टर करना है। और 6-7 जो है आप वैसे घूम लेते हैं, 8-10, इससे ज्यादा भी लोग कंप्लीट भी कर लेते हैं पूरे 30-32 जितने हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा शौकीन हैं घूमने फिरने के, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी। तो ये छोटी सी मोटिवेशन है। और इसमें पोस्ट सबमिशन पे एक बात करके एंड कर दें जोल, फिर ठीक है? जी, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन आया था कि कितना टाइम लगता है एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद। देखिए, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे ना, डेडलाइन गुजर जाती है, तो उसमें फिर 1 महीना, 3 हफ्ते से 1 महीना लगता है। वो आपको फिर मैसेज भी सेंड करेंगे कि इतना टाइम लगेगा एप्लीकेशंस एवेल्युएट करने में। तो फिर एवेल्युएट करने के बाद फिर रिजेक्शंस भी होती हैं। फिर अगर जो एक्सेप्ट करते हैं इनिशियल एक्सेप्टेंस, वो फिर उन्हें इंटरव्यू कॉल्स आती हैं, और वो तकरीबन 1 महीने के टाइम में चलती हैं। 3 हफ्ते कह देते हैं आपका, 2 हफ्ते बाद है, किसी को 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आपका इंटरव्यू है। तो आप फिर उस टाइम में प्रिपेयर करते हैं। तो जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो वो आपको बताते हैं कि हमें इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन आपके पास एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर टाइम नहीं ना बताया तो काइंडली उन्हें 1 महीने बाद जो है ना अप्रोच करें। यूजुअली इट टेक्स 1 मंथ आफ्टर ईच स्टेप, ठीक है ना? तो 1 महीने बाद अप्लाई करें और उनको अप्रोच करें, ईमेल में पूछें कि मतलब मुझे अभी जवाब नहीं मिला, तो फिर वो बताएंगे आप सिलेक्टेड हो या रिजर्व लिस्ट पे और या रिजेक्टेड हो। तो फाइनली मतलब अगर फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन एंड हो रही है ना दिसंबर में, तो मार्च अप्रैल तक जो है ना आपको आपका फाइनलाइज पता लग जाएगा। और फिर आप सितंबर में जो है ना इंशाल्लाह सिलेक्ट हो गए, तो आप फिर इंशाल्लाह जो सितंबर में ना अपनी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ट्रैवल करते हैं। फिर बीच में सारी वीजा प्रोसेसिंग की थिंग्स हैं, वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, कभी एप्लीकेशन के बारे में सारा है, क्या इनिशियल स्टेप्स क्या है कि एटलीस्ट वंस यू गेट दिस स्कॉलरशिप। और किसी का एक सवाल बीच में मैं फर्दर बता दूं कि आया था कि पीएचडी के बाद, मेरी एक पर्सनल क्लास फेलो है मेरे कोहोर्ट की, उसकी पीएचडी थी एंड शी वाज एबल टू गेट मास्टर्स आल्सो। पीएचडी के बाद भी उसने मोटिवेशन में यही लिखा कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सपीरियंस अपना इंक्रीज करूँ, क्योंकि मेरी सिर्फ एक रीजन में लिमिटेड नॉलेज है, तो मैं उससे मतलब के हासिल करना चाहती हूँ। एंड शी वाज एबल टू गेट दैट मास्टर्स इवन आफ्टर पीएचडी।
तो थैंक यू वेरी मच। और जो भी क्वेश्चंस हैं मैं चैट बॉक्स में से भी देखता जाऊंगा, जो रह गए हैं स्किप हो गए हैं पूछूंगा। और आप मीनवाइल जो है ना, आप अब माइक इज ओपन टू यू, यू कैन सिंपली आस्क अस डायरेक्टली। और सॉरी काइंडली मैं चाहूंगा कि भाई से कि कितना टाइम है क्वेश्चन आंसर सेशंस का। फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सेशन के अकॉर्डिंग देख लें। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ बस कि सर एक दफ़ा बच्चों को पूछ रहे हैं काफ़ी कि बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, बजट कितना होता है, हमारी कॉस्ट कितनी रहेगी इसके अंदर, हमें स्टिपेंड कितना मिलता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का आंसर। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। जोल, जो चीज मिस होगी वो आप बता देना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इरास्मस मुंडस जो है, जैसा कि हमने बताया, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप का मतलब होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे तो आके जीरो है, जीरो, ठीक है? और उससे पहले क्या है कि आपकी जो कॉस्ट होनी है वो किस में होनी है? आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, मतलब आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ जी, 10-20 हज़ार वहां लग गए। आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं है, वीजा के टाइम पे चाहिए, मोफा से अटेस्टेशन चाहिए, फलानी जगह से चाहिए, 5-10-15 हज़ार वहां लग गए। उसके बाद आपने आइल्स करना है, तो आई डोंट नो क्या चल रहा है आजकल, 70-75 तक पहुंच गया शायद। मैंने 36 हज़ार का किया था, तो मेरा ख्याल है 75 का हज़ार आप आइल्स के लिए रख लें। अभी सर्च कर लें, मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया, ये सारी कॉस्ट हो गई, ठीक है? ये तकरीबन लाख, 1.25 लाख रुपए आप जहन में रखें। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के लिए हो गया आपका। उसके बाद जब आपने सबमिट करना है तो इसकी कोई फीस नहीं होती, कोई एप्लीकेशन फीस इसकी नहीं होती इरास्मस की। मतलब कि 30, 40, 50 यूरो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, फ्री में ये सबमिट होता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, फ्री में सबमिट होगा। और जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपका पहला जो स्टिपेंड होगा, मतलब पहले ये होता था कि थोड़ा सा डिफरेंट सीन था, वो 1000 यूरोस पर मंथ देते थे जब 2022 तक जो है ना, इस तरह का सीन था। मैं भी उस पे आया था, जोल भी शायद उस पे आया था। और बाकी वो क्या करते थे, साल के जो है ना 3000 देते थे सेकंड ईयर, और फर्स्ट ईयर में वो 4000 देते थे। 1000 होता था कि जो आपने वीजा और जो आप उसमें लगा कर आए ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब जो टिकट शिकट लिया आपने, वो आपका 1000 यूरो फिक्स था कि आप उसमें कवर हो जाएगा। बाकी 3000 यूरो साल का वो होता था, ट्रेवल इधर उधर घूमने फिरने का। और 1000 यूरो मंथली मिलता रहता था। अब इन्होंने उसको मर्ज कर दिया, तो वो 1400 कर दिया पर मंथ। तो 1400 मर्ज करके, या जो बाकी कैलकुलेशन है वो 1400 थोड़ा ज्यादा ही बनता है, हमने कैलकुलेट किया था, थोड़ा ज्यादा ही बनता है, ठीक है? तो अब जो है वो ये हो गया, ठीक है? तो आपकी जो कॉस्ट आनी है, इनशाला अगर आप फुली फंडेड इरास्मस मुंडस पे सिलेक्ट होते हैं, तो आपकी कॉस्ट जो है वो सिर्फ वही है जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और वो 1 लाख से 1.5 लाख, चलें आप 1.5 लाख माइंड में रखें कि आपकी इतनी कॉस्ट आ सकती है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई कॉस्ट आएगी। जो कोई चीज है इसमें बची? जी, मैं ना बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, मैं जस्ट डिविजन्स कर रहा हूँ। एक है कॉस्ट आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने तक कितनी आनी है, और एक है आपने फाइनली जब ट्रैवल करना है तब तक कितनी आनी है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो एप्लीकेशन सबमिट करने तक जो आपकी सबसे बड़ी कॉस्ट है ना, जो बर्डन है ना, वो है आइट्स का। या अगर आप टॉफल भी देते हैं तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है और प्रोग्राम्स पे लिखा होता है। और इनमें मुझे पूछ भी रहे थे कि इतना नहीं है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल जिनके पास प्रॉब्लम है ना, भी आइट्स नहीं कर सकते, या मतलब कि फाइनेंशियल बर्डन है, तो आप ना प्रॉब्लम कोऑर्डिनेटर को ईमेल करें कि आपने सारे कोर्सेज जो है ना आपने इंग्लिश में पढ़े हैं, तो क्या इसमें एग्जामिशन मिल सकती है या फिर कुछ हो सकता है, तो वो आपको उसके बारे में अच्छे से बता देंगे। तो आप उस दौरान जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा लें। तो वो मेरे लिए वो चीज़ काम की थी। मेरे पास तब आइट्स नहीं था, मैंने वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवाया था। उसमें यही लिखा होता है कि इस बच्चे को सारे कोर्सेज जो है ना हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक आइट्स की सबसे बड़ी कॉस्ट आएगी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, लेकिन अगर आप उसको निकाल दें, बाकी मुझे लगता है कि आपकी 2000-3000 कॉस्ट भी नहीं आएगी, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट्स अपने बनवाने में पासपोर्ट डेफिनेटली है, अगर आपके पास है। मेरे टाइम पे जब मैंने बनवाया था तो पासपोर्ट कॉस्ट अर्जेंट भी जो है ना 5-6 हज़ार में बना था। तो वही 15-20 हज़ार जो है ना एप्लीकेशन सबमिशन, बाद में जब एक दफा एडमिशन हो जाए ना, तब तो बंदा जितने भी पैसे लगाना चाहे वो लगा सकता है। तो वो फिर वीजा और एग्जाम्स और मतलब जितने भी अटेस्टेशंस हैं, तो वो तो चलो फिर वो खुशी से भी जो है ना इंसान लगा लेता है। जी अब्दुल्ला भाई। अच्छा, जो एक चीज इसमें ऐड कर दूं, ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है, मोफा ने जो है ना, क्योंकि मोफा ने अब अपोस्टाइल शुरू कर दिया है, ठीक है? अपोस्टाइल जो है जी वो जी जी दी हॉग कन्वेंशन, जो नीदरलैंड में एक एग्रीमेंट हुआ था कि, मतलब होता यह था कि हम लोग, कई दफा ऐसा होता है कि हर एम्बेसी के लिए अलग अलग अटेस्टेड करवा रहे होते हैं। जैसे पुर्तगाल किसी ने आना है, वो पुर्तगीज एम्बेसी से अटेस्ट करवा रहा है, और फिर वो
पूरी डिग्री पीछे से भर जाती है, जैसे वो ISSB में लगी जाती है, तो वो पूरी भर जाती है, ठीक है, स्टैंप लग लग के। तो आपने करना क्या है कि आपने अब जो है ना अपोस्टाइल आ चुका है, अपोस्टाइल 1 सोल्यूशन है, ये हर कंट्री के लिए माना जाता है, ये एक ही दफा होगा और इसमें कोई कंट्री जो है मेंशन नहीं होती है। अब आपने अपोस्टाइल ही करवाना है मोफा से, ये चीज ध्यान में रखें। अब वो अटेस्टेशन के बजाय अपोस्टाइल आ चुका है। ये क्वेश्चन 2-3 लोगों ने किया हुआ है तो मैं क्लियर कर दूं, लेकिन ये आपको वीजा के टाइम पे चाहिए जब आपकी सिलेक्शन हो गई है, लेकिन आपने पहले से चीजें करनी है क्योंकि आपने और भी जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इरास्मस तो नहीं। आप जहन में रख के बैठे, जहां भी आपने जाना है ये मोफा वाले चक्कर तो आपने करना है। तो जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे उस टाइम आपकी डिग्री तो ऐसे ही सबमिट होगी जाहिर है PDF में, लेकिन जब आपने वीजा के लिए एम्बेसी में जमा कराने तो आपकी ये चीजें होनी चाहिए। तो मीनवाइल आपने ये चीजें साइड बाय साइड चलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, कौन सा लेना है? अब्दुल्ला भाई छोटी सी मैं चीज ऐड एक ना जी, जी। मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। अभी ना मुझे रिसेंटली एक लड़के ने कांटेक्ट किया है, वो अप्लाई कर रहा था और वो बड़ा डिसहार्ट था। कहता था भाई आपने ये सारा टेस्ट करवा लिया, आपके पास पैसे थे वैसे थे। मैंने कहा यार वो तो मैंने बाद में करवाया। मैंने कहा चलो आप अपनी स्टोरी बताओ। कहता है मैंने किसी को रीच आउट किया है और उन्होंने मुझे कहा है कि जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ना मूफा से और इधर उधर से हर जगह से अटेस्टेशन करवानी है, फिर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में आपको कोई अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। आपने सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री पकड़नी है। अगर डिग्री नहीं है यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट पकड़े, उस पर लिखा होता है कि आप जुलाई अगस्त तक अपनी डिग्री खत्म करेंगे या इस टाइम तक आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ के आपने सबमिट करवाने हैं। अटेस्टेशन एडमिशन होने के बाद की चीजें हैं, तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है ना। कुछ मिस गाइडेंस भी होती है तो इससे जरा पहले ही क्लियर कर लें। अच्छा, एक रिक्वायरमेंट ये पूछिए कि रेजिडेंस का जो प्रूफ है वो किस तरह बनेगा। दूसरा, एक स्टूडेंट पूछ रही हैं जो फिल्टर वाला कीवर्ड का था, वो स्लाइड उनसे मिस हो गई है। तो आई थिंक वी कैन शेयर द स्लाइड टू दोज हु आर इंटरेस्टेड। हाँ, एक तो ये कि आप स्लाइड शेयर कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, गाइडेंस है। PPT जो लेना चाहे वो ले ले, उसको शेयर कर देते हैं। दूसरा ये कि वो लिंक जब आप ओपन करेंगे तो फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। वो ऐसे ही है जैसे किसी भी वेबसाइट में आप फिल्टर लगाते हैं किसी खास चीज को सर्च करने के लिए, तो वो ऐसे ही है। और इसके अलावा क्या था मुझसे, क्या पूछा था? वो रेजिडेंस का प्रूफ जो है उसके लिए पूछ रहे हैं। गुड। रेजिडेंस प्रूफ बहुत सारे इरास्मस के केस में ही ये देखा गया है, बाकी जगहों पे ये नहीं मांगा जाता। तो ये बेसिकली प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, और हमने जो बनवाया था या मैंने जो बाकी लोगों को भी देखा है वो यूनियन काउंसिल से बन जाता है। जहाँ पे मतलब जो जहाँ पे भी रह रहे हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे एक यूनियन काउंसिल होता है उस इलाके का, जहाँ पे जो है आप उनसे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम इस एड्रेस पे रह रहे हैं, इतने साल से रह रहे हैं, तो ये हमें लिख के दे दें। मतलब वो एक इन्फॉर्मेशन लिख के आपको अटेस्ट करके दे देंगे, बस वो एक प्रूफ है। बस इंग्लिश में आपने लिखवा लेना है और कुछ भी नहीं है। ये कोई खास ऐसा नहीं है कि नादरा से लेना है या कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट भी नहीं है इसका। बस एक लिखा हुआ एक चीज है वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि भाई आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं, बस दैट्स ऑल। Domicile is same as proof of residence. ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया क्योंकि ये सवाल इसके बाद लाजमी आता है। अच्छा, डोमिसाइल सेम नहीं है, डोमिसाइल सेम नहीं है, PRC भी नहीं है, ये दोनों चीजें नहीं है इसमें। ये तीसरी चीज है जो कि हमने ना तो बनवाई है, ये सिर्फ इरास्मस, मैंने कहा कि ये इरास्मस वाले मांगते हैं। डोमिसाइल जो है ना अलग है, वो इनको समझ ही नहीं आता, यूरोपियन फॉर्मेट वो मैच नहीं करता। इन्होंने सिर्फ ना इंग्लिश में एक वर्डिंग देखनी है कि भाई ये आपको अटेस्ट किया जा रहा है कि आप 5 साल से इस एड्रेस पे रह रहे हैं, बस इतना उस पर लिखा होगा। मेरा अपना जो है वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे, तो उसमें कोई खास चीज नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मेट है भी नहीं कि आपको कहीं से वो मैं दिखा सकूं। तो ये सिंपल सी एक चीज है जो आपने लिखवानी है, बस। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मेरा जो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है ना, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी पूछा हुआ था कंप्यूटराइज्ड, तो मेरा ना वो भी चल गया था। उन्होंने अलहदा से बर्थ सर्टिफिकेट और फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी पूछा था, तो मैंने कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया यूनियन काउंसिल से ही। तो उस पे भी उन्होंने वो आ गया कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, सारा कुछ इंग्लिश में था, कब से रह रहा हूँ, तो ये चीजें आ गई थी, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा अबाउट 10 to 20% प्रोग्राम्स है जो आपसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जिस प्रोग्राम्स पे अप्लाई कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स लाजमी देखें। जी अब्दुल्ला भाई। अच्छा, एक सवाल जी एक सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि आइल्स कहाँ से करें, इंस्टीट्यूट से जाएं या फिर यूट्यूब चैनल है क्या?
जी, इसके बारे में मैं स्पेशली गाइड करता हूँ, वो मेरी गाइडेंस है कि नो गाइडेंस, ठीक है। अब उस ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, वो है जब उन्हें एक प्रॉपर क्लास का एनवायरनमेंट मिले, ठीक है ना, वो वहाँ पे पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हें ज़्यादा वो मिलता है सीखने को, वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से। कुछ जो है ना सेल्फ स्टडी करके करते हैं। तो ये आप खुद ही एनालाइज़ करें कि आप किस तरह करना चाह रहे हैं। वैसे तो इंटरनेट है, यू हैव सोर्सेज़, अगर मैं बताऊँ, मैंने खुद स्टडी की थी, लेकिन एंड पे जाके मैंने जो है ना मॉक टेस्ट दे दिए थे 7 से 8 अपने 10 दिन पहले। तो इससे क्या है कि जो मेरी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी ना, वो क्लियर आउट हो गई और जो कंसर्न्स थे ना कि एक टेस्ट का एनवायरनमेंट कैसा होता है, वो क्लियर होता है। अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक सजेशन दूँगा पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से कि आप मॉक टेस्ट एंड के आखिरी 10 दिन लाज़मी दें, ठीक है ना? उसमें आपको इम्प्रूवमेंट बहुत आती है। तो वरना आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं, अगर कोई क्लासेस जाके पे करेगा, डेफिनिटली इट विल कॉस्ट यू सम मनी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली गो फॉर क्लासेस, क्योंकि एक एनवायरनमेंट मिलेगा और टीचर्स जो है ना आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। और अब पाकिस्तान में आपको पता है ये रुझान काफी बढ़ चुका है और अब एक कंपटीशन है। दे ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज इन दैट एस्पेक्ट, कि वो बताते हैं कि हमारे पास बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो आपको काफी कुछ क्लासेस में भी सीखने का मिलेगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे आपके पास मतलब जॉब वगैरह नहीं कर रहे, तो आपके पास टाइम होता है घर में आके, यहाँ अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके पास क्लासेस का टाइम नहीं होगा। तो इस तरह आपने देखना है कि आपके लिए क्या फेवरेबल एनवायरनमेंट है, तो ये आपने खुद डिसाइड करना है। सर प्लीज, हेलो जी पूछें पहले। जी सर प्लीज काइंडली ये बता दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब अगर रीजन ऑफ रिजेक्शन हमें पता चल जाए, लेट सपोज अगर हम अभी इस साल अप्लाई करते हैं और हमें मतलब ना सेलेक्ट ना हो, तो नेक्स्ट ईयर हमें कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए? क्योंकि ऑलमोस्ट वो ज़्यादातर बताते नहीं है कि उनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा होती है, तो वो कहते हैं कि ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम आपको रीज़न नहीं बता सकते। तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ों पे, फिर हमें तो पता नहीं चलता, ऐसी कौन सी चीज़ों पे हम ये फिर बहुत अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन है, फोकस अब्दुल्ला रखें? भाई आप एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है वैसे आप सही कह रहे हो कि ज्यादातर प्रोग्राम्स शायद डिटेल जो है वो नहीं बताते कि भाई लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स जैसा कि मेरा वाला जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने ना क्राइटेरिया दिया हुआ है ABCDE करके ना, कि भाई ए में जो है वो देख रहे हैं कि आपकी डिग्री जो है वो कितनी मैच कर रही है, बी में वो देख रहे हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, मतलब आइल्स किया हुआ है नहीं किया हुआ, सी, इस तरह से ना क्राइटेरियाज हैं। तो वो जब आपका रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट भी उसी तरह से आता है कि आपके ए में नंबर जो है 20 में से इतने थे, बी में इतने थे, सी में इतने थे। तो आपको जो है कुछ प्रोग्राम में ऐसा है तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई मेरा जो है ना मोटिवेशनल लेटर अच्छा नहीं था, या मेरा बी सेक्शन या रेलेवेंसी इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मेरा जो है मेरिट कम आया है। इस इन चीज़ों से आप आइडिया लगा सकते हैं। बाकी आप जैसा कि मैंने बताया कि नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। आप जो बंदे ऑलरेडी इल्यूमिनाई हो ना, जो सिलेक्ट हुए में हो, तो आपने कोशिश करनी है कि एक आध बंदा कोई आपको मिल जाए जो थोड़ी सी गाइडेंस दे दे, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई ये किस तरह हो सकता है, या मतलब थोड़ा सा ना आपको आइडिया हो जाए, तो आप अपनी प्रोफाइल को जो है ना, और अगर आपको नहीं भी पता चलता, फॉर एग्जांपल पता ही नहीं चला भाई कि क्या कमी थी, तो आप खुद से जो है ना जो चीज़ें प्रोफाइल से रिलेटेड हो, रेलेवेंट हो, यानी कि कुछ ऐसे कोर्सेज कर लें, ऑनलाइन कोर्सेज कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें आप ऐड कर लें और अपनी प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर कर लें। सर आपने एलुमनाई की बात की कि एलुमनाई से हम कह सकते हैं, मैंने एक दोस्त से रब्ता किया था, बल्कि ज़्यादातर मैंने रब्ता किया था, तो सर उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। वो कहते हैं कि मैं अब थीसिस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी जॉब लगी हुई है। अच्छा, तो नहीं हो सकता उन है, देखिए इसमें तो वेरी करता है कि बंदा जो है वो अप्रोच आपको रिप्लाई करता है नहीं करता, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि एक मतलब एक ऑफिशियल वो भी है, फेसबुक पेज भी है, इरास्मस मुंडस एसोसिएशन पाकिस्तान करके, जिसमें जो है वो ज़्यादातर अलुमनाई ऐड हैं हर प्रोग्राम के ना, तो वो अगर वो भी नहीं रिप्लाई करते तो कोई ना कोई बंदा एडमिन वगैरह, उन्होंने कोई टीम बनाई हुई होती है वॉलेंट्री जो है ना, वो आपकी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं कि यार इसका मोटिवेशन लेटर कैसा है, कोई कमी है तो वो फीडबैक दे देंगे। कुछ लोग वॉलेंटियर हैं वहाँ पे जो मतलब स्पेसिफिक टाइम निकालते हैं आपकी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। तो हो सकता है आपको स्पेसिफिक कोई एलुमनाई ना मिले, लेकिन कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसका एक्सपीरियंस हो बहुत ज़्यादा, तो वो आपको जो है फीडबैक दे दे। ऐसे ही है जोल? बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त था। और मैंने भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे क्वेश्चंस थे तो मुझे बहुत
ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेज आए, बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज आए और मैंने कुछ चीज़ें सीखी। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि अक्सर रिप्लाई नहीं करते, तो काइंडली ना उन्हें एक छोटा-सा मैसेज किया करें कि अपना नाम बताएँ, आप कहें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो काइंडली उन्हें एक चीज़ लाज़मी कहा करें कि अगर आप वीकेंड पे 15 मिनट्स के लिए अगर अवेलेबल हैं, तो आपका टाइम मैं समझता हूँ कि काफ़ी बिल्कुल आपका कीमती है, तो वीकेंड पे सैटरडे, संडे में मुझे छोटी-सी एक गाइडेंस दे दें। अगर आप इस तरह करेंगे ना, तो उन्हें एहसास होता है कि यार इस बंदे को हमारे टाइम का भी एहसास है। और ये मतलब तरीका होता है किसी को अप्रोच करने का ना, तो वो आपको कई दफ़ा रिप्लाई देते हैं। वरना जो एरासमस फंडर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के वो ग्रुप्स हैं और भी मतलब डिफरेंट ग्रुप्स हैं, पेजेज़ हैं, तो वो वाक़ई ही बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है ना बताते हैं। अब्दुल्ला भाई, यकीन करें पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हम बातें कर रहे हैं, तो इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। तो आप लाज़मी वहाँ पे अपने जो है ना क्वेश्चंस रखें और आपको बड़े अच्छे वहाँ पे रिस्पॉन्सेज आएँगे और जेन्युइन रिस्पॉन्सेज आते हैं। सर, अब जिस तरह से किसी स्टूडेंट ने लाइक 5th सेमेस्टर में हो और 7th सेमेस्टर में फिर तब तक वो मतलब अपने सर्टिफिकेशन वगैरह करे, तो किस तरह के सर्टिफिकेट्स और इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि वो मतलब जिस तरह आइल्ट्स है, आइल्ट्स में कितने बैंड्स तक आपको जाना चाहिए, जो आपके लिए जो है वो मतलब वेज ओपन करेगा, पाथवेज ओपन करेगा कि मतलब आप उसको अचीव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको किस टाइप की इंटर्नशिप्स और मतलब एक्सपीरियंस और रिसर्च वर्क को अप्रोच करना चाहिए कि मतलब ये चीज़ें भी मैटर करती हैं या नहीं, लाइक और कितनी जीपीए मैटर करती है और ये सब चीज़ें। हाँ, डेफ़िनेटली अब्दुल्ला भाई, मैं इस पे थोड़ा-सा बता दूँ, फिर आप काइंडली से फ़ॉलो अप कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इस पे काफ़ी अच्छे सवाल हैं आपके, 3-4 इकट्ठे हैं। सबसे पहले मैं आइट्स पे बात करना चाहूँगा। आइट्स पे जो ज़्यादातर प्रोग्राम्स हैं ना, उनकी एकेडमिक आइट्स है, ये भी याद रखें, क्योंकि 3 किस्म के आइट्स हैं, यूके, वीआई, इमिग्रेशन। वो नहीं आपने करना अनलेस कि आप यूके में इमिग्रेट कर रहे हैं, ना कि स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, जनरल आइट्स आपने नहीं करना, वो भी ज़्यादातर इमिग्रेशन, आपने एकेडमिक आइट्स करना है। एक चीज़ ये याद रखें। और उसमें फर्दर आपका आइट्स का बताऊँ कि प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट है। कुछ प्रोग्राम्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 6, ठीक है ना? और हर मॉड्यूल में भी 6 होनी चाहिए। कुछ ज़्यादातर जो 90% प्रोग्राम्स जो मैंने देखे हैं ना, उनकी है 6.5 रिक्वायरमेंट ओवरऑल बैंड्स, और हर मॉड्यूल में मिनिमम 6 हों, ठीक है? क्योंकि 4 मॉड्यूल हैं, तो ओवरऑल जो है ना वो 6.5 बैंड्स हो, लेकिन मिनिमम हर मॉड्यूल में 6 एट लीस्ट हों। लेकिन 1-2 प्रोग्राम हैं जिनके मतलब ऐसे 7 रिक्वायरमेंट है, और कुछ प्रोग्राम्स कहते हैं कि अगर आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश में, हमें यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देना है, उस पे भी चल सकता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था लाइफ का, लीडिंग इंटरनेशनल वैक्सीनोलॉजी एजुकेशन। उस पे ज़्यादातर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना, उनके बच्चों से उन्होंने आइट्स रिक्वायर ही नहीं किया, और पाकिस्तान से 3 लोग थे, मैं तीनों को जानता हूँ, जिसमें से 2 के पास आइट्स नहीं था, एंड दे वर एबल टू गेट दैट स्कॉलरशिप, ठीक है ना, वैक्सीनोलॉजी में। तो ज़्यादातर वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर या वेटनरी मेडिसिन या बीडीएस के सिलेक्ट होते हैं। अभी वो प्रोग्राम आई थिंक सो नहीं है, फंडिंग का इश्यू है, वरना ऐसे भी होता है, तो आप ये पूछ सकते हैं। और आपका एक फर्दर क्वेश्चन था सीजीपीए रिलेटेड, जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया है ना, उस पे आप उतरते हो। बाकी ऊपर जो है ना, वो आपके प्लस पॉइंट है। सेम चीज़ मेरे साथ थी, मेरे एक प्रोग्राम था, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया 3 था, मेरी 3.2 थी, और बाद में मैंने अप्लाई किया, ठीक है ना, इतना होपफुल नहीं था, लेकिन खुदा है जो आपको सारी चीज़ों से नवाज़ता है। और उसमें फर्दर चीज़ें हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में और इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप्स आप अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अभी आपके पास 6-7 महीने हैं, अगर आप अपनी करंट डिग्री में है ना अप्लाई कर रहे हैं, और आपकी डिग्री जो है ना फ़रवरी, मार्च में कुछ की हो रही है, मैंने मैसेजेस देखे थे, एट लीस्ट आपके पास दिसंबर तक डिग्री आपके हाथ में, ओह सॉरी, अगस्त तक या जुलाई तक डिग्री हाथ में हो, ताकि आप उन्हें सेंड कर दें आफ्टर सिलेक्शन, अगर आप ड्यूरिंग डिग्री अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि आप प्रोग्राम जिन प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हैं ना, उसी प्रोग्राम से फोकस होकर इंटर्नशिप करें, इट विल मेक एन इम्पैक्ट। और अगर आप अप्लाई करने से पहले आपकी सिलेक्शन आप नहीं, इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले जो है ना आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन है, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि आप इस फील्ड में कर रहे हैं, तो आप उसे अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है। और सर्टिफिकेट्स मेरे केस में, या अब्दुल्ला भाई भी बताएँगे फर्दर, उसका मैंने जितने भी हो सकते हैं ना सर्टिफिकेट्स, 3 कैटेगरी होती है, करिकुलर, को-करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर। तो मैंने ये तीनों चीज़ें ऐड की थी, और ये आपकी शो करती है कि ओवरऑल डाइवर्सिटी, कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा बन के किताबें नहीं पढ़ते रहे, बल्कि आपने डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना? डिफरेंट कैंप्स में पार्टिसिपेट किया, और एक्स्ट्रा करिकुलर इवन मैंने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट भी लगाए थे, और उन्हें वो पसंद आए थे, और उन्होंने इस पे कमेंट भी किया था। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके डालता है, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल देखना है कि अगर बच्चे को हम एक यूरोपियन सेटिंग में लाएँ, तो पढ़ने के अलावा क्या ये बच्चा सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं?
सो इट डज मैटर। तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स आप लाजमी अटैच करें और झिझके नहीं। आई होप सो आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। Sir, I have a question. जी जी सर मैं फाइनल ईयर फार्मेसी स्टूडेंट हूँ और फाइनल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, तो माय बैच विल एंड ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ 2026 एंड आई विल बी एबल टू गेट द डिग्री बाय द स्टार्ट ऑफ 2027। सो मुझे एरास्मस में इस ईयर अप्लाई करना चाहिए या नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में अप्लाई करना चाहिए? दुल्ला भाई। अच्छा, इसमें जो है मेरा ख्याल है कि आप अप्लाई कर सकती हैं। उसकी वजह ये है कि एक का दोस्त को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिसने अप्लाई किया था, उसकी सिलेक्शन हो गई थी और उसके बाद भी उसकी डिग्री नहीं थी। तो उसने जो है वो मतलब कि वो पढ़ चुका था, सारा कुछ कंप्लीट हो गया था, लेकिन डिग्री नहीं थी। तो उसको जो है कुछ टाइम मिल गया था कि भाई आप 2 से 3 महीने हैं, आप अगर जमा करवा दें, क्योंकि बाकी चीज़ें आप अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो सिलेक्शन हो जाती है तो वो आपको थोड़ा टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, इस मामले में थोड़े से हैं काफ़ी प्रोग्राम्स। तो आपने क्या करना है कि, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में भी जो मतलब जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रही हैं, तो उस लड़के का केस इसी तरह था कि वो भी थोड़ा डिले करते हैं चीज़ों को पाकिस्तान में, लेकिन उसने अपनी सिलेक्शन दिखाई, थोड़ा सा उसने डीन को अप्रोच किया कि भाई मेरा तो ये पूरा कैरियर इस पर डिपेंड कर रहा है, तो उसने डिग्री जो है फटाफट मतलब विद इन डेज जो है ना वो निकलवा ली थी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं अगर आपकी स्टडी और वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं एप्लीकेशन तक, तो मेरा ख्याल है कि आप अप्लाई कर सकती हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। जी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मास्टर इन पब्लिक हेल्थ मैंने ना कोर्स कैटलॉग देख लिए, 2-3 कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए। सो फर्स्ट वन मैं पूछूंगी मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, उसमें 2-3 लैंग्वेजेस का काम है, स्पेनिश, फ्रेंच एंड देन इंग्लिश ना। तो अभी तो चले सपोज आइल्स देते हैं तो दोनों लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस रिक्वायर होती है क्योंकि बड़ी टू कंट्री रिक्वायर है। अब इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? एक क्वेश्चन ये। दूसरा मुझे बताइएगा कि रेफरेंसेस, इंटरनेशनल रेफरेंसेस हो हमारे पास, तो एक नेशनल अपने किसी सपोज अपने हेड से ले ले या किसी टीचर से ले ले या डीन से ले ले, और अगर कोई इंटरनेशनल रेफरेंस है दूसरे कंट्री से, तो क्या वो वैल्यूएबल, कितना वैल्यूएबल होगा? इन 2 चीजों को प्लीज डिस्क्राइब कीजिएगा। मैं इस पे बता दूं भाई। हाँ जी, तो सबसे पहले इंटरनेशनल रेफरेंसेस डज मैटर अ लॉट। अक्सर स्टूडेंट्स जो है हमारे बैचलर्स के दौरान यू ग्रेड प्रोग्राम पे जाते हैं, दे स्पेंड लाइक 1 सेमेस्टर इन यूएसए, ठीक है, अभी तो क्लोज हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि मतलब मैं 2 स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि यू ग्रेड प्रोग्राम पे गए और उन्होंने उन्हीं प्रोफेसर्स को अप्रोच किया जिनकी लैब में उन्होंने काम किया है, एंड दे वर एबल टू गेट अ रियली गुड रेफरेंस फ्रॉम देम। तो वो उनके काम भी आया और इस टाइम वो मैं जानता हूँ एक स्टूडेंट को जो कि जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी डिग्री फ्रांस में जो है ना कंप्लीट की है। तो इट डज मैटर अ लॉट। तो आप उनसे वो रेफरेंस लेटर अगर इंटरनेशनल लेवल पे ले रहे हैं तो लाजमी लें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, काइंडली रिपीट कर दें। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का पूछा था। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ देखा है ना मैंने, तो उसमें उन्होंने स्पेनिश और फ्रेंच और थर्ड इंग्लिश मांगी हुई है। ओके, वो मैं बताता हूँ। वो ऐसा नहीं है। आपका इरास्मस मंडस जो है ना एंटायरली इंग्लिश प्रोग्राम है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम है, क्योंकि हर नेशनैलिटी से लोगों ने आना होता है, कुछ की लैंग्वेज नहीं है, कुछ की है, और इसी तरह कुछ प्रोग्राम्स में ये है कि सर्टेन क्राइटेरिया आप उधर जाते हैं, वो आपको लैंग्वेज कोर्सेज करवाएंगे और आपने बस सिंपल पास करने होते हैं, एंड दे आर इजी टू पास इफ यू हैव टेकन लाइक 50% ऑफ द क्लासेस। तो लेकिन वो क्लासेस भी इतनी अच्छी होती हैं कि आम क्लास मिस कर देता है, वो क्लास लैंग्वेज क्लासेस मिस नहीं करता, और इसमें तकरीबन सब बच्चों के जो है ना मार्क्स आ जाते हैं और वो पास हो जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, वो ये है कि वो आपको खुद जो है ना एक लैंग्वेज का कह लें कि एक सेटअप या स्कूल या क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए सीवी में एक एडिशन होगी। मेरे साथ भी ऐसे था, मेरे आखिरी 2 सेमेस्टर फ्रांस में थे और मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के कोर्सेज थे और वो बहुत ही मतलब क्रिएटिव वे से सिखाते थे। तो वो हमारे उसमें मार्क्स नहीं थे, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में उन्होंने कहा कि आपके इस लैंग्वेज के मार्क्स हैं, लेकिन वो कोई इतने ज्यादा नहीं होते और दोज आर जस्ट इजी लेवल और टू गेट दैट। जी अब्दुल्ला भाई, आप ऐड करना चाहें कुछ? हाँ नहीं ठीक है, जबरदस्त बताया। वो लैंग्वेज मेंशन जरूर होती है कुछ प्रोग्राम्स में कि भाई ये होनी चाहिए, लेकिन आप जो हमारा क्राइटेरिया है वो इंग्लिश ही है। इंग्लिश पे अगर आप आइल्स से लगाते हैं तो आपकी सिलेक्शन पूरी है। बाकी ये कि वो वहाँ पे आपको सिखाते हैं, इसलिए विलिंगनेस जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई मैं फर्स्ट सेमेस्टर अगर स्पेन में हो रहा है वो आपको स्पेनिश सिखाएंगे, थोड़ी सी अलग से क्लासेस होंगी 2-3 हफ्ते की। अगर फ्रांस में हो रहा है फ्रेंच होंगी, तो ये साथ साथ चलेगा।
लेकिन इसमें कई दफ़ा वो एग्जाम होता है, कई दफ़ा नहीं भी होता, तो ये ऐसे ही है, कैजुअल सी चीज़ है। तो आपने इंग्लिश पे ही वो सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब इंग्लिश ही रहेगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे सबसे पहले ये पूछना था, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी सीवी जब मैं डिफरेंट टीचर्स वगैरह से चेक करवाती हूँ, तो एक चीज़ मैं काफ़ी सुनती हूँ, टीचर्स कहते हैं काफ़ी जनरलाइज्ड किस्म की सीवी है। तो व्हाट डज दैट मीन, और अगर वो जनरलाइज्ड है तो मैं उसको कैसे स्पेसिफिक कर सकती हूँ अपने प्रोग्राम के हिसाब से हवाले से? अब्दुल्ला भाई। अच्छा, प्रोग्राम के हवाले से वही है, जैसा कि मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया कि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं इसमें ना। अच्छा, और ऑनलाइन कोर्सेज आपने किसी ऑथेंटिक जगह से करने हैं, जैसा कि कोर्सेरा है, सबसे बड़ी वेबसाइट है कोर्सेरा, ठीक है, क्योंकि कोर्सेरा जो है वो कोलैबोरेशन के साथ चल रही है। अब तो HEC ने भी कोलैबोरेट किया हुआ है, तो वो फ्री में करवा रहे होते हैं, जो बच्चे एनरोल है ना HEC के थ्रू, वो फ्री में हो रहे हैं सारे कोर्सेज। वैसे भी वो फ्री में हो जाते हैं, उसकी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, वो फाइनेंशियल एड अप्लाई हो जाता है, ठीक है। हमने भी जो 8-10 सर्टिफिकेट किए थे वो फ्री में किए थे, तो उसको ज्वाइन करने से पहले आपने ना फाइनेंशियल एड अप्लाई करनी है, वो आपको फ्री में हो जाएगा। मतलब आप वो देखें कि किस प्रोग्राम, आपकी फील्ड क्या है और प्रोग्राम जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कोर्सेरा से कोर्स करें। वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होगा, उस यूनिवर्सिटी का लोगो, जैसे मैंने किया था तो डेनमार्क यूनिवर्सिटी थी, एक हार्वर्ड का था, वो उसका लोगो भी होगा और वो रिकॉग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया में वो कोर्स माना जाता है। कोर्सेरा हो गया, EDX हो गया, ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, तो आपने कुछ ऐसे कोर्सेज ऐड कर लेने हैं अपने उसमें जो है ना सीवी में। और आजकल जो है वो ये क्या नाम है, कोडिंग और ये वाली चीजें, मशीन लर्निंग काफी चल रही है, तो अगर आप कोई हटके करना चाहें तो आपने पाइथन वगैरह ये बड़ी काउंट हो रही है आजकल, आपने इस तरह की कोई लैंग्वेज कर लेनी है। इस तरह के कोर्सेज अगर आप ऐड करेंगे तो वो आपकी जेनरिक नहीं होगी सीवी, बल्कि उसमें डाइवर्सिटी आएगी। फिर अगर आपने वॉलंटियर एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ, प्लीज उसको मेंशन करें। एक्स्ट्रा करिकुलर अगर चीजें नहीं लिखी हुई तो उसको आपने मेंशन करना है, क्योंकि यूरोप में ये चीजें जो है ना बड़ी ये लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंट एक्टिविटीज को जो है ना प्रमोट करते हैं, ये वर्क लाइफ बैलेंस पे बोलते हैं। ये वो अमेरिका, कनाडा और चाइना वाला हिसाब नहीं है कि वो दबा के आपको जो है ना बस रिसर्च पे लगा के रखेंगे और वो 10-10 घंटे, वो सुबह में बंदा आ रहा है और शाम में जा रहा है मगरिब के बाद, ऐसा चक्कर नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई शाम हो गई है, अब आपने एंजॉय करना है, ठीक है। कोई हाइकिंग पे जा रहा है, कोई कुकिंग का प्लान किया हुआ है, किसी ने वन डिश रखा हुआ है, तो ये लोग बहुत ज्यादा इन चीजों को प्रमोट करते हैं यूरोप के अंदर। खास तौर पे फेस्टिवल्स हो रहे हैं स्पेन, साउथ यूरोप में तो भाई हर दूसरे दिन है जोल, स्पेन वाले हो गए, ये तो हर हफ्ते इनका कोई ना कोई सीन चल रहा होता है, ठीक है। वो आपने देखी होंगी बुल वाली चल रही है, वो टमाटर वाला फेस्टिवल हो रहा है, तो ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं और ये इनकरेज करते हैं कि आप, तो आपने जो भी इस तरह की डाइवर्स चीजें भी है ना, कोई आपने कोई इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, कोई आपने पार्टी करवाई है, कोई आपने व्हाटएवर जो भी है स्पोर्ट्स किया है, आप सब कुछ मेंशन करें तो खुद ही ऑटोमेटिक जो है उसमें डाइवर्सिटी जो है मेरे ख्याल आ जाएगी सीवी के अंदर। प्लस मेरी डिग्री है बैचलर्स इन बायोसाइंसेस में सारी तकरीबन रिसर्च की जितनी भी फील्ड्स हैं वो आ जाती हैं, और मेरी जो रिसर्च है जो मैंने फाइनल सेमेस्टर में भी मैं कर रही हूँ वो माइक्रोबायोलॉजी में। अब फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स के लिए अपनी फील्ड चेंज करना चाहूँ, लाइक न्यूरो साइंस में चले जाऊँ या कैंसर जेनेटिक्स या किसी में, सो उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि रिसर्च किसी और चीज़ में है? और मेरा एक्सपीरियंस भी फॉर एग्जांपल जो मेरी इंटर्नशिप्स हैं वो भी माइक्रोबायोलॉजी लैब्स की, मोस्टली वर्कशॉप्स मेरी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, सो इस तरह का कोई इफेक्ट पड़ता है? इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि डेफिनेटली इफेक्ट होगा जब आप थोड़ी चीज़ें हट के करेंगे, लेकिन मैंने देखा है कि अगर आपकी मोटिवेशन बहुत अच्छी है ना और आप चाहते हो, आपने एक अपना मोटिवेशन लेटर में लिखा है कि आप इन चीज़ों पे काम करना, छोटा सा रिसर्च प्रपोजल तो नहीं, मतलब अपनी मोटिवेशन में आप मेंशन करते हो कि मेरा ये एम है और ये शौक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे रिलेट करें अपनी डिग्री के साथ के साथ, और डेफिनेटली जो है ना सिलेक्शन हो जाती है। क्योंकि यूरोप में मैंने एक अच्छा ट्रेंड देखा है ना कि वो कन्फाइंड नहीं है कि आप एक ही फील्ड में हैं तो उसी में ही रहें, क्योंकि ज्यादातर अब यूरोपियन जो अगर आप PhD भी देखें, मास्टर्स भी देखें, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे जा रहे हैं, ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी है या इंटरडिसिप्लिनरी है, तो ये बहुत अच्छा है। तो अगर आपका माइक्रोबायोलॉजी और बायोसाइंसेस में है तो उसके तो प्रोग्राम्स ही बहुत ज्यादा है इरास्मस में ना। और इधर एक और क्वेश्चन था कि इंजीनियरिंग रिलेटेड भी बहुत प्रोग्राम्स हैं, तो कहते कि वो आप जो है ना उसमें लाजमी अप्लाई करें और काफी
चांसेस इंक्रीज होंगे। और अगर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी करना चाह रहे हैं ना तो आप करें, क्योंकि अब आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आप मिनिमम 3 में ही करना है, 4 में करना है। अगर आपके पास प्रॉपर लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, मतलब आपको इजी से रेफरेंस लेटर मिल रहे हैं ना, सबसे बड़ा मसला आता है रेफरेंस लेटर्स पे, सारी चीजें पूरी हो जाती है, रेफरेंस लेटर रह जाते हैं। तो अगर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट, अप्लाई करें और अपने चांसेस इंक्रीज करें। अच्छा, प्लस मोटिवेशन लेटर में हम फॉर एग्जांपल सीवी में हम काफ़ी कुछ मेंशन कर चुके होते हैं, एकेडमिक वाइज भी, नॉन एकेडमिक वाइज भी। तो मोटिवेशन लेटर फॉर एग्जांपल 500 वर्ड्स की लिमिट है, तो हम उसमें ऐसा अदर देन सीवी की जो चीज़ें हम क्या एक्सप्लेन करें, लाइक बैलेंस कैसे रखें एकेडमिक नॉन एकेडमिक? बिल्कुल, वो अब सबसे बड़ी जो चीज आती है ना, वो दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में मैंने एक चीज बताई थी कि आप जो उनके कैटलॉग में देखें कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और उनका विजन और मिशन क्या है ताकि फ्यूचर में अगर आप वो चीज देख के और उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलाइन करके लिखेंगे ना, दैट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज वो देखते हैं कि बच्चे का फ्यूचर गोल क्या है, ठीक है ना, कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। तो आप फ्यूचर इंटरेस्ट या गोल जो है ना लाजमी मेंशन करें। तो ये आपकी सीवी में मेंशन नहीं, क्योंकि सीवी में सारी पास्ट की चीजें होती हैं। तो फ्यूचर गोल जो है ना, डेफिनेटली दैट्स द वन जो कि आपको एक फर्दर प्लस पॉइंट दे सकता है। अच्छा, लास्ट चीज़ एक सिर्फ कि सीवी के अंदर फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस का एक ऑप्शन होता है, इज इट नेसेसरी टू मेंशन? और अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो जो लेवल होता है B1 C1, ये जो लेवल है, क्या ये हम खुद से असाइन कर सकते हैं और इज इट बेस्ड ऑन सम प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इस तरह से? खासकर इंग्लिश के लिए बेसिकली तो आप जो है ना इंग्लिश और यूरोपियन लैंग्वेजेस जब आप मेंशन करते हैं ना, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क सम सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जो एशियन लैंग्वेजेस है ना या नॉन यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात है उन्हें तो उससे कंसर्न नहीं होता। ठीक है, तो यूरोपियन लैंग्वेजेस को वो प्रेफर करते हैं, जैसे फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, स्पेनिश, ठीक है ना, इस तरह की। तो इंग्लिश में तो वो फिर आपको फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है। वैसे तो आप लिखेंगे प्रोफिशिएंट हैं अगर आप पॉप सर्टिफिकेट ही मेंशन कर रहे हैं, सॉरी वर्ल्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से ना, फिर आप अच्छा स्कोर भी मेंशन करें, मतलब एवरेज स्कोर या अबव एवरेज स्कोर ना, तो वो इम्पैक्ट डालता है। लेकिन दूसरी चीज है कि अगर आप बाकी लैंग्वेज जैसे उर्दू, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, इस तरह की लैंग्वेजेस भी इंक्लूड करेंगे ना, तो उनसे उन्हें ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये स्टूडेंट जो है ना या कैंडिडेट मल्टीलिंगुअल है, तो इसके पास कैपेसिटी है कि वो हमारी लैंग्वेज को भी ना इजीली ग्रैस्प कर सकता है। और यहाँ पे लैंग्वेज ग्रैस्प करने का मतलब है आप वहाँ पे सर्वाइवल रेट अपना इंक्रीज करते हैं यूरोप में। तो ये जो है ना काफी एक अच्छा पॉइंट आ सकता है, तो आप मेंशन करें। लेकिन जिसके सर्टिफिकेशंस हैं खासकर यूरोपियन लैंग्वेजेस के, तो वो तो आपने करना ही करना है। अगर नहीं है तो जस्ट मेंशन कर रहे हैं कि आप बिगनर लेवल में सीख रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा सिर्फ एक सवाल है, काइंडली ये क्लियर कर दें कि जो हमारी एकेडमिक सीवी होगी, अब उसमें जितने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं या मैंने अपने फील्ड में कोई थीसिस मैंने, अब जैसे बीएस में मेरा थीसिस डिफरेंट था और मास्टर्स में मेरा थीसिस डिफरेंट सब्जेक्ट में है, और अगर मैं अप्लाई डिफरेंट सब्जेक्ट में करना चाह रही हूँ तो इज इट पॉसिबल या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है? डिफरेंट सब्जेक्ट का ये है कि मतलब वो कितना डिफरेंट है, मतलब परसेंटेज वाइज अगर आप बताना चाहें काइंडली ये थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। अच्छा, जो मेरा सब्जेक्ट है इट्स ज़ूलॉजी, जो फील्ड है मेरी, जो मैंने बीएस में अपना थीसिस किया था, इट वाज ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑफ एंटोमोलॉजी। तो नाउ आई एम वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ एंड आई वांट टू शिफ्ट और ट्रांजिशन टू न्यूरोसाइंस इवेंचुअली। तो मुझे इस चीज़ पे अब थोड़ा गाइड कर दें कि नंबर 1 जो मेरा बीएस का थीसिस है इट्स ऑन एंटोमोलॉजी, और जो मास्टर्स का होगा डेफिनेटली इट्स ऑन वाइल्ड लाइफ। तो जब मैं वो मेंशन करूंगी, आर दे गोइंग टू बी इन हैंडी फॉर अप्लाइंग फॉर न्यूरोसाइंस और नॉट? थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन इसको आप टैकल किस तरह कर सकते हैं वो अब्दुल्ला भाई ने बताया। यू जस्ट गो फॉर मोर कोर्सेज, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेरा से आप सर्टिफिकेट्स उठाएं, और फिर जो है ना आपकी, जो मैं कहूँगा कि आपकी जो सारी जो डिफेंस करेगा ना, या सारी गेम जो आ जाती है इन लेमन्स लैंग्वेज, वो आ जाती है आपके मोटिवेशन लेटर पे। ठीक है, फिर आपको मोटिवेशन लेटर पे ऐसा इंटरेस्ट शो करना है, या कोई ऐसी इंटर्नशिप करें कि जो न्यूरो साइंसेस रिलेटेड कोई लैब है पाकिस्तान में, वैसे तो काफी कम है, अगर आपकी वहाँ पे छोटी सी इंटर्नशिप भी होगी ना, तो वो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें कोई ना कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए सर्टेन फील्ड में। अच्छा, एक और चीज़ आप काइंडली ये शेयर कर दें कि जो हम बात कर रहे थे लैब्स वगैरह की, आई एम सो सॉरी
आई एम अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। जो हम बात कर रहे थे इसकी, तो आपने कहा कि कुछ लोगों ने पीएचडी के बाद भी अप्लाई किया हुआ है और उनका मास्टर्स में हो गया है। अब मेरा मास्टर्स में करंटली आई एम गोइंग थ्रू माय थर्ड सेमेस्टर। इफ आई वांट टू अप्लाई राइट नाउ, कैन आई अप्लाई और शुड आई वेट फॉर माय डिग्री टू कंप्लीट एंड देन अप्लाई? आपकी डिग्री आई थिंक सो सितंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगी। यस, 2026 इज माय फॉर अबाउट जुलाई अगस्त में हो जाएगा मेरा। तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर योर इवन दिस इरास्मस मुंडस मास्टर्स। इसमें बैचलर्स का इशू आता है, मास्टर्स का कोई इशू नहीं है। इवन के एक हमारी क्लास फेलो थी बांग्लादेश से, उसने अभी मास्टर्स एनरोल किया था, उसने फर्स्ट ईयर अभी उसका कंप्लीट हुआ था और सेम टाइम उसका सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ बांग्लादेश में भी, और यहाँ पे उसका फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया इरास्मस का। एंड शी जस्ट उसने छोड़ दिया वो और छोड़ के इरास्मस पे आ गई। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इवन अगर आप मास्टर्स इंक्लूड करें दैट्स अ प्लस पॉइंट कि आपका एटलीस्ट यू आर रियली फ्रेशली in handy with these research skills. Thank you so much. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। दिस रिलेटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो अगर हम आइल्स की जगह कैम्ब्रिज इंग्लिश टेस्ट लेना चाहें, वो तो ज़्यादा यूरोप में प्रेफर्ड भी है एंड इट्स फॉर अ लाइफ टाइम, जबकि आइल्स हमारे पास सिर्फ 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर आइल्स? ये है कि आप अगर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट देखेंगे ना, तो वहाँ पे मेंशन्ड है, और उधर सिर्फ सिंपल आइल्स नहीं है, उधर आई थिंक सो 4 to 5 किस्म के जो है ना, इवन डुओलिंगो भी कुछ प्रोग्राम्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप देख लें अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं, एंड देन जस्ट गो फॉर दैट टेस्ट। इफ दे आर आस्किंग फॉर कैम्ब्रिज आइल्स, आई थिंक सो दैट्स अ प्रेफर्ड ऑप्शन, और अगर आप उसको मतलब के टैकल भी करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी सर। भाई मेरे 3 सवाल हैं कि पहला सवाल ये कि कुछ स्टूडेंट इस तरह के भी होते हैं जिनको अटेम्प्ट लगी होती है मींस डिग्री के दौरान में, और इसी तरह मेरे साथ भी कुछ इसी सिचुएशन है कि 7th सेमेस्टर में मुझे अटेम्प्ट थी ड्यू टू एब्सेंट, पर मेरी सीजीपीए जो है वो 3.5 से मतलब प्लस है, तो क्या ये मेरी क्रेडिबिलिटी को जो है वो अफेक्ट करेगा ड्यू इन सिलेक्शन? और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रेफरेंसेस लेटर है या रिकमेंडेशन लेटर है वो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर से लेना ठीक है या एसोसिएट या प्रोफेसर के ही हो? चलो ठीक है, मैं आपके आंसर करूं। सबसे पहले एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं। चलो आपको तो अटेंडेंस का इशू था ना, मेरा एक ग्रेड एफ था, मेरी ओवरऑल सीजीपीए 3.2 थी, मैंने वो समर में क्लियर किया एंड आई वाज एबल टू गेट दिस स्कॉलरशिप। ठीक है, वो क्यों मेरा एफ था, वो इसलिए क्योंकि मैं सोसाइटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, तो क्लासेस जो है ना इतना नहीं था जा रहा, तो खैर इट्स अ फनी स्टोरी। तो दूसरी चीज है कि मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरा एक एफ ग्रेड होने के बावजूद आई वाज एबल टू सिक्योर दिस स्कॉलरशिप, और आपकी तो माशाल्लाह से सीजीपीए बहुत अच्छी है, तो 3.5 प्लस है, तो डेफिनेटली यू हैव हायर चांसेस, क्योंकि वो ग्रेड्स तो देखते ही देखते हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं, बट दे आर मोर कंसर्न कि आपका ओवरऑल ग्रेड क्या है, तो ये चीज है। अब बाकी सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो रेफरेंसेस लेटर है या रिकमेंडेशन लेटर दोनों ही मतलब सिमिलर ही हैं, तो क्या ये असिस्टेंट प्रोफेसर से लेना ठीक है या कम से कम एसोसिएट हो या प्रोफेसर ही हो? बिल्कुल ठीक है। रेफरेंस लेटर जो है ना, आप किसी भी जिसके सामने प्रोफेसर लग रहा है ना, तो वो चाहे असिस्टेंट हो एसोसिएट हो, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा है, आप उनसे लें। लेक्चरर से जैसे अब्दुल्ला भाई बार बार कह रहे हैं कि वो बिल्कुल न्यू होते हैं, तो उनसे जो है अवॉइड करें अभी, क्योंकि उन्हें जो आगे कमेटी ने देखना है कि रेफरेंस लेटर किसकी तरफ से है, उन्हें पता है कि ये अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फिर मतलब कि असिस्टेंट एसोसिएट या प्रोफेसर इनसे आप लाजमी लें। और एक मैं चीज़ लाजमी मेंशन करना चाहूँगा कि वो आपके कोर्स रेलेवेंट हों। जो आपको रेफरी है ना, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। मैंने कुछ वीसी से भी लेटर्स बनवाए थे, लेकिन वो कुछ नहीं था चला, उन्होंने देखा कि ठीक है वीसी है, लेकिन मसला ये हुआ कि वो मेरे कोर्स रेलेवेंट नहीं। सर क्या आप जैसे कह रहे हैं कि कोर्स रेलेवेंट हो, लेकिन कुछ इस तरह के भी होते हैं जैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट के होते हैं, लेकिन वो बीबीए के कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कि इंग्लिश के सब्जेक्ट हो गए, या सर हमें एक लेक्चरर ने प्रोफेसर ने पढ़ाया था बीच में इंग्लिश के 2 उसने सेमेस्टर पढ़ाया, तो क्या उनसे लेना ठीक है? जैसे आप कह रहे हैं कि कोर्स रेलेवेंट ही हो, लेकिन वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के थे और हम बीबीए के थे, पर उन्होंने हमें 2 कोर्सेज पढ़ाए थे 2 सेमेस्टर में। हाँ है, लेकिन जी अब्दुल्ला भाई सॉरी। हाँ अच्छा, मैं इसका जल्दी से आंसर करता हूँ, फिर जरा असल में टाइम हमारा वाइंड अप हो रहा है, वो मीटिंग जो है ना अचानक से एंड हो जाएगी क्योंकि वो टाइम लिमिट आ गया, तो मुसब ने इसको वाइंड अप करना है। अच्छा, जिसके क्वेश्चन अगर रह गए हो तो काइंडली
जो जीमेल मैंने दिया हुआ है उस पर आप सेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या 1 to 1 जो है वो आगे हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं रेफरेंस, आप सब्जेक्ट पढ़ाया तो अच्छी चीज़ है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया हो तो वो इतना जो है मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर वही है, मैंने बताया कि एक रेफरेंस लाजमी उससे लें जिनसे आपने रिसर्च वगैरह की है, या एटलीस्ट उन्होंने आपको ज़्यादा पढ़ाया है या डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ाया है, ऐसा होता है हमारी जो हम डिग्री कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो ज़्यादा बेहतर है कि उनसे आपने लेना है, ठीक है, रेफरेंस। और जितना हायर पोजीशन पे जा सकते हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोफेसर है, डीन है, एसोसिएट है, अच्छी बात है, नहीं मिलता असिस्टेंट पे आ जाएं, कोई इशू नहीं है। अगर बिल्कुल ही है ही नहीं रेफरेंस तो लेक्चरर भी चलेगा, लेकिन कोशिश वही करनी है, अच्छे से अच्छी प्रोफाइल होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। मुसब सर मेरे बस एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, सीवी में सर सर्टिफिकेशन कैसे अटैच कर सकते हैं, या सर्टिफिकेशन अलग से प्रेजेंट करने होते हैं? अटैच में आप मेंशन कर दें कि आपने कोर्सेरा से किया या कहाँ से किया, तो वो खुद ही सर्च आउट हो जाता है, क्योंकि कोर्सेरा जो है बहुत ही जानी पहचानी है। और सर सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती? नहीं जरूरत नहीं है। अगर तो वो देखें, जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो एक अदर का सेक्शन होता है, जैसे सीवी अटैच कर दी, मोटिवेशन फलाना फलाना, अदर के अंदर आप जो भी डॉक्यूमेंट आप समझते हैं कि रिलेटेड है, इंटर्नशिप का लेटर लगा दिया, फलाना लगा दिया, उसमें आपने एक ही पीडीएफ में अटैच करके वो चीजें लगा देनी है, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ, अदर में आपने लगा देना है जो भी रेलेवेंट आपको लगे। सीवी में आपने सिर्फ उसका टाइटल वगैरह मेंशन कर देना है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, thank you so much everyone for attending this session. I hope it's informative. We can share you, हम आपके साथ जो है जो स्लाइड्स हमने बनवाई थी वो हम शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। मैंने जो है फीडबैक फॉर्म एक जो है ऐड किया है इस चैट के अंदर, आप वो काइंडली फीडबैक डाल दे दें हमें, ताकि हम लोग ऐसे सेशन और भी कंटिन्यू रखें। इसके अलावा हमने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिए है, जीमेल भी दी है, इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट है मैवरिक स्कॉलरशिप एंड कंसल्टेंसी, और इवन लक होम इंटरनेशनल, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी हमें डाइवर्ट कर देंगे आपको, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें। इसके अलावा चूँकि हमारा काम जो है वेबिनार के साथ साथ जो है हम लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं इसी चीज़ की, ठीक है। हम मोटिवेशन लेटर आपको बना के दे सकते हैं, सीवी आपकी प्रोफेशनलाइज सीवी आपको बना के दे सकते हैं। इसके अलावा we can also guide you through whole process. So if you want, even if you want to make a one-on-one consultation session, हम आपसे वो शेयर कर सकते हैं, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होंगे। जब बंदा अप्लाई करना शुरू करेगा तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि बाय टाइम अराइज होंगे आपके ड्यूरिंग योर प्रोसेस। इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो रीच अस, हम आपके साथ जो है पूरे साल का जो है रखेंगे, आपके साथ गाइडेंस सेशन चलते रहेंगे, आपकी जो भी क्यूरी होगी रिगार्डिंग योर प्रोसेस वी कैन गाइड। इसके अलावा वन मोर थिंग, बिकॉज इरास्मस इज़ वेरी कम्पिटिटिव और बहुत ही बेहतरीन एक स्कॉलरशिप है। आई नो बहुत सारे लोग अप्लाई करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी होते हैं, जा भी रहे हैं हर साल पाकिस्तान से हाईएस्ट नंबर, बट बहुत सारे रह भी चाहते हैं। सो उनके लिए भी हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास यूके अफोर्ड, कनाडा अफोर्ड, ऑस्ट्रेलिया अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं, देयर इज अनदर ऑप्शन इटली, बिकॉज इटली आपको जो है फ्री एजुकेशन दे रहा है, आपको स्टिपेंड इटली भी दे रहा है, बट यू कैन नॉट से इट कंपेयर्ड विद इरास्मस, बिकॉज इरास्मस बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बट इटली में आपको स्टिपेंड मिलता है, जिसके वजह से आप जो है अपनी मास्टर स्टडी विदाउट एनी बर्डन ऑफ अर्निंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। स्टिपेंड जो है अराउंड 8,000-7,000 यूरोस पर ईयर होती है, विच इज मोर देन इनफ। सो हम लोग जो है ये भी हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम इरास्मस, बट हमारा हमेशा मशवरा ये होता है कि खाली एक चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना, आपने साथ साथ 2-3 चीज़ें लेके चलनी है। तो बैकअप पे हम इटली भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका इटली के अपॉइंटमेंट के हवाले से इशूज़ की लोग बात करते हैं, देयर इज़ अ इशू एट पंजाब साइड, वी कैन एक्सेप्ट दैट, बिकॉज हम वो कंसल्टेंट्स नहीं हैं जो आपको बोलें कि हम करवा देंगे जी, एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ। नो, वी कैन एक्सेप्ट दिस रियलिटी, जो कि प्रॉब्लम है हमारे साथ, एम्बेसी से ही प्रॉब्लम है पंजाब साइड में। कराची से अलहमदुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। जो कराची के कैंडिडेट हैं वो बहुत लकी हैं कि उनका हर साल वीज़ा आ भी रहा है और जा भी रहे हैं। पंजाब साइड के बच्चे अनफॉर्चुनेटली वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के लिए पेड करते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं वो पे करके उनको मिल जाता है,
but it's all depend upon how fast you start your process and how timely you do your process, because everything is बलूचिस्तान की किसी ने कमेंट किया है, तो बलूचिस्तान भी कराची एम्बेसी में आता है, तो वो भी सेफ है। पंजाब वाले थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन थिंग इज कि आपको रिस्क लेना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हमने भी रिस्क लिया, हम आप सामने बैठे हुए हैं। मैं खुद जो है इटली मास्टर्स पे आया। इटली मास्टर्स में आने के बाद भी यू हैव एन ऑप्शन ऑफ एरास्मस प्लस, जिसमें आप एक सेमेस्टर एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। Thing is, we need to explore every possible opportunity, और हम उम्मीद करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम आपको हर तरीके से गाइड करें। तो अगर किसी को भी कंसल्टेशन की नीड हो या कोई भी गाइडेंस की नीड भी हो, बिकॉज एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, कंसल्टेशन and guidance is different. If you need a supply for yourself, you don't, because there are many students and जो job कर रहे होते हैं उनके पास time नहीं होता, उनको knowledge नहीं होती। तो if we can do the whole process, we know कि कितनी मुश्किल होती है। तो हम लोग जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं उन लोग की तरह चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम बहुत मिनिमम चार्ज कर रहे हैं। But if there is only some queries, we also guide free of cost, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब भी हमारी तरह बाहर आएँ, इस दुनिया को एक्सप्लोर करें और अच्छी जगह बेहतर जानें। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन इस सेशन से रिलेटेड हो या फिर फर्दर कोई क्वेश्चन हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपकी क्यूरीज का आपको गाइड करेंगे, आपको हर जो भी आपको क्यूरीज क्वेश्चन होंगे आपसे बात करेंगे। एरास्मस के अंदर आपको 1-on-1 सेशन चाहिए, जिसमें से आप यू वांट टू डिस्कस अबाउट योर एरास्मस प्रोफाइल, वी कैन डिस्कस दिस। आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए खाली, आप हमारी वेबसाइट भी हमारी वेबसाइट है mavictutor.com, आप वो विजिट कर सकते हैं। उसमें अगर आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल ओनली मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए, अगर आपको सिर्फ CV बनवानी है, सो वी ऑल डू एवरीथिंग एंड वी ट्राई आवर बेस्ट एट आवर पार्ट। बाकी इट्स अप टू your struggle and how motivated you are to go for a study. अच्छा मुसब, कमेंट भी आया हुआ है कि नेक्स्ट जो सेशन है ना वो इटली के हवाले से रखना है। तो नेक्स्ट सेशन ये आप नोट कर लेंगे, इंशाल्लाह इटली के हवाले से ही होगा, जिसमें एक्सपर्टीज तो हमारे पास मुसब की है ही। माशाल्लाह इटली से मास्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है और साथ में एरास्मस प्लस भी अवेल की इंटर्नशिप की बेल्जियम के अंदर, तो वो भी एक्सपीरियंस आप शेयर करना। प्लस ये कि एक और हम अपना स्पीकर जो है अरेंज करेंगे जो इसी तरह इटली आया हो, और क्योंकि इटली जो है एक बड़ा फिजिबल ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिनका बजट जो है मिनिमम होता है, और उनको पार्ट टाइम की भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, क्योंकि 7-8 हज़ार तो साल के जो है इटली आपको दे ही रहा है, हर बच्चे को दे देता है तकरीबन। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक स्ट्रगल वाला फेज आपके साथ नहीं रहता। और मास्टर्स जो है जैसा कि आपने कहा कि फीस जो है वो उसकी नहीं है तो जर्मनी की तरह, बट जर्मनी में अगेन मसला है कि वो ब्लॉक अमाउंट ही इतना ज़्यादा है कि 40 लाख वहाँ फंसाओ आप एक साल के लिए, तो वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। तो नेक्स्ट सेशन जो है ना वो इंशाल्लाह इटली पर रखना है, और इसकी इन्फॉर्मेशन आप काइंडली व्हाट्सएप चैनल और इधर उधर पास कर देना, ठीक है ना? जी बिल्कुल, ये हो जाएगा। दूसरा आप लोग फीडबैक फॉर्म भर दें, क्योंकि जो फीडबैक फॉर्म फिल करेंगे उनका हमारे पास कॉन्टैक्ट आ जाएगा, तो हम उनको आज की सेशन की जो भी स्लाइड हैं वो भी शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे। सो काइंडली फिल आउट द फीडबैक फॉर्म एंड इफ यू हैव एनी पर्सनल क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। जोल, बहुत शुक्रिया जोल। सी यू सून नीदरलैंड। थैंक यू सो मच जोल, कुछ सीखा होगा सेशन से। ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।